Yes, yes. Yes. Dr. Roda, you have my we can slideshow. start. Huh? Yes, yes. Okay. Dr. Sangeeta. So, okay. Yeah. Good afternoon, everyone. नमस्ते, नमस्ते आदर्श सत्कार। मैं संगीता वाधवा, आप सबकी होस्ट और आप सबकी दोस्त। आज का वेबिनार है हमारा वैक्सीन के जो भी छोटे से छोटे क्वेश्चन पूरे एरा में। आज 8 मई को हमने बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस वैक्सीन पे आया था। इवन अभी भी रोज रात को वैक्सीन के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ऐसे छोटे छोटे भी प्रश्न होते हैं कि मैं लगाऊं नहीं लगाऊं। तो इन सारे प्रश्नों को कवर करने के लिए आज हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है। सो हम कोशिश करेंगे कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कवर करें, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान और सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के दौरान बहुत लोगों ने अपने लोगों को खोया है, अपनों को खोया है और बहुत कुछ चीजें फेस की है। सो कहते हैं कि जिंदगी की यही जीत है, हार के बाद फिर जीत है। सो उस जीत को लेते हुए, उन खुशियों को लेके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी थैलेसीमिया फैमिली एंड थैलेसीमिया परिवार और सारे एनजीओज जो थैलेसीमिया को लेके इस कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं, और फ्रंट वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सारे डॉक्टर्स, आप सभी को थैंक यू कि आप सब ने अपना टाइम निकाला और आज के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया। सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस आवर डॉक्टर सोपती। गीता बोलो। हाँ, yeah. Should I start? Yeah. Actually, I'm opening. Okay. डॉक्टर सोपती के बारे में कौन नहीं जानता, जितना बोले उतना कम है। छोटे से शब्दों में उनका इंट्रोडक्शन कवर करना बहुत ही मुश्किल है। So she is a doctor from Ludhiana and वो director of Guru Tegh Bahadur Sahib Charitable Hospital and permanent professor of pediatrics in charge and hemato-oncologist DMC and CMC Ludhiana। उनको परमानंद पातिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए अवार्ड्स मिले हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क इन थैलेसीमिया। सो आप सब सोचिए कि आप सब कितने लकी हैं कि आप सारे क्वेश्चंस जो related on thalassemia with the vaccine and the COVID-19 you can ask. So over to you, ma'am. Dr. Sangeeta, Dr. Sanjeev Digra also. संजीव का भी कर दो। ओके, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। So second हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर संजीव ढींगरा। He is a professor pediatrics government medical college from Jammu and coordinator of thalassemia day care center and consultant in charge in pediatric hematology oncology unit GMC Jammu. Welcome to sir this webinar. Yeah, ma'am, over to you. First ma'am will start, na? Yes. Dr. Soapti, please. Okay. I think she is not audible. नहीं, connection cut गया शायद। अच्छा। Maybe. Let us wait. Once again. ठीक है। और आप सबको कुछ भी जो प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी भाषा में चलेगा। Sorry, not in chat box, but QA section. हाँ, QA section. Okay. Because chat box में भी डाला हुआ था, तो I thought वहाँ डाल। Once again, welcome Dr. Rugwani and Dr. Shobha Tuli, madam. Thanks for coming. Thanks for joining this webinar. Thank you, Arun sir. Dr. Parveen Soapti. एक बार कॉल करूँ। हाँ, वही कॉल करता हूँ। सब Dr. Chaudhary and we'll start it. Okay. Yes, Dr. Dina. Good afternoon, everybody. और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि आपने आज हमें मौका दिया इस फोरम में शामिल होने का। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर वीपी चौधरी
जो कि पॉइनियर हैं हमारे देश में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी के, और उनका नाम हम सब जानते हैं। डॉक्टर डिग्रा, आपकी आवाज नहीं, थोड़ा आवाज नहीं आ रही आपको। एम आई ऑडिबल नाउ? या अब सुनाई दे रहा है मेरा आवाज ठीक से? हेलो, फ्रॉम माय साइड इट्स क्लियर। ओके। सो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर वीपी चौधरी सर को। सर एक रिनाउंड पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट हैं और सर प्रेजेंटली सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में, बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, और वो फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, और एक्सपर्ट कमेटी मेंबर हैं नेशनल पॉलिसी ऑन थैलेसीमिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वो रिसेंट एडवांसेस इन हेमेटोलॉजी के एडिटर भी हैं और कई सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है डॉक्टर केसी चौधरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो ओवर टू डॉक्टर वीपी चौधरी सर प्लीज। Thank you, Dr. Digra. Sanjeev. Can I get my slides, Dr. Arora? First slide. Thank you, Dr. Digra, and for giving a nice introduction. और मैं थैलेसीमिया सोसाइटी वेलफेयर को थैंक्स करता हूँ, डॉक्टर अरोड़ा को, जिन्होंने ये वेबिनार अरेंज करा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक के अंदर what have been the challenges for thalassemia. Next slide. Next, Dr. Arora. देखिए, ये कोविड इन्फेक्शन चाइना में से 2019 में फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया और इन इंडिया में केरल में 2020 जनवरी में हुआ और इतनी जल्दी से फैला इस देश में कि 23 मार्च को हिंदुस्तान में पूरा लॉकडाउन किया गया, और जो कि और फिर ये 3 महीने रहा और फिर ऐसा ऐसा खोला गया। और सेकंड लॉकडाउन, बिकॉज सेकंड वेव इतनी तेज थी कि 19 अप्रैल को फिर लॉकडाउन इन एरियाज में हुआ। अब एक ही हफ्ते से पार्शियल रिकवरी ओपनिंग हो रही है, और इस पूरे दौरान में जो केसेस हुए हैं बहुत ज्यादा हुए हैं। ऑलमोस्ट 3 करोड़ को हम टच कर रहे हैं पेशेंट जो कि हिंदुस्तान में कोविड की वजह से हुए, और अभी भी एक्टिव केसेस 15,000 के आसपास है। अब अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन शुरू हो गई 16 जनवरी से फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और अब 1 मई से एनीबॉडी अबव 18 साल से ऊपर को ये वैक्सीन मिल गई है, और कल तक तकरीबन 22.5 लाख लोगों को ये वैक्सीन मिल चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस दौरान में प्रॉब्लम्स क्या हुई? हम सबको पता है कि थैलेसीमिया हमारे देश में बहुत ज्यादा है और हर 30-35 मिनट में एक बच्चा पैदा होता है, और 1 लाख से 1.5 लाख के तकरीबन थैलेसीमिक्स बच्चे हमारे देश में हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। जो कैसे डायग्नोज होता है, क्या होता है, उसकी हम बात नहीं आज चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा प्रॉब्लम है कि इस कोविड पैंडेमिक के अंदर क्या इश्यूज आए और उनको हमने कैसे मिलजुल के एक वॉरियर की तरह लड़ा है। हम सबको पता है कि थैलेसीमिया का इलाज के 3-4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रेगुलर ट्रांसफ्यूजन, किलेशन, और फिर ऑफ कोर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सो ऑन। इन सब के ऊपर हम क्या हमारे चैलेंजेस रहे हैं बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस पूरे दौरान में जो सबसे ज्यादा कोविड सिनेरियो में हुआ है कि देयर वाज स्केर्सिटी ऑफ ए ब्लड। क्यों हुई? लॉकडाउन हो गया, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, ब्लड डोनेशन कैंप्स जहां ऑर्गेनाइज होते हैं वो नहीं हो पाए पहले 3 महीने के अंदर, और बाद में जब शुरुआत खुले तो बहुत कम कैंप्स हुए, और ज्यादातर ये कैंप्स होते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, कॉलेजेस में, वेरियस क्लब्स, ये भी सारे बंद हो गए। और ना कि यहाँ के ये डोनेशंस बंद हुए, कई ब्लड बैंक्स पूरे बंद हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और इवन हॉस्पिटल्स में भी लोगों ने ब्लड देना कम कर दिया, क्योंकि उनको ये लोगों को डर था डोनर्स को, क्योंकि कई हॉस्पिटल पूरे कोविड हॉस्पिटल्स बन गए, और कुछ लोगों को स्केयर था कि अगर हम उस अस्पताल में जाएंगे कहीं हमें कोविड ना हो जाए। और एक तो ये,
अब हालांकि वैक्सीन भी आ गई है, अब गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन है कि वैक्सीन के बाद भी पर्सन जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से हमारे देश में इस पर्टिकुलर पीरियड में ब्लड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं आपको थोड़ा डेटा दे रहा हूं जो कि मुझे कुछ मिल पाया बड़ी मुश्किल से। अगर हम पहले से देखते हैं 17-18 में 11.5 मिलियन डोनर्स हुए, 19-20 में वो 11 तक चले गए। उसके बाद का डेटा मुझे नहीं मिल पाया, पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन मिली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नेशनल हेडक्वार्टर से, जो कि 20-21 जो मेन पीरियड था उसमें मुश्किल से 8,117 ब्लड डोनेशन हुए। पर जो नेट में इंफॉर्मेशन मिली किस पीरियड और किस पीरियड में है वो पीरियड क्लियर नहीं था। बट बेसिकली एक ये चीज बड़ी क्लियर है कि इस पीरियड में ब्लड की स्केर्सिटी काफी थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक अभी आया था कि मैंने जैसे कहा कि कोविड के अंदर और भी चैलेंज हुए ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के। जब हॉस्पिटल कोविड हो गया, वहां के डे केयर सेंटर हॉस्पिटल्स बंद हो गए। हम थैलेसीमिक सोसाइटीज को और इन बच्चों को बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा कि कोई और डे केयर सेंटर जहां उनको अरेंजमेंट हो सके। कई बार इन बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और मुश्किल सबसे ज्यादा क्यों हुई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी और टैक्सीज एंड अदर सर्विसेज दे स्टार्टेड ओवरचार्जिंग। और ब्लड बैंक्स ने प्रैक्टिकली जब से ही कोविड आया मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में उन्होंने हर डोनर थैलेसीमिक्स को कहा कि हम ब्लड तब देंगे जब आप हमें रिप्लेसमेंट देंगे। एक प्रॉब्लम और खड़ी हुई, वो ये कि काफी हॉस्पिटल्स ने पॉलिसीज बना ली कि आपको कोविड टेस्ट पहले होएगा, बाद में ब्लड चढ़ाया जाएगा। हालांकि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री की एक स्टेटमेंट आई थी कि ये जरूरी नहीं है कि जो कि डे केयर में एडमिशन है, पर बावजूद भी इन बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुई। अभी 1 जनवरी को एक झारखंड में एक बच्चे पेरेंट को ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर जाना पड़ा साइकिल के ऊपर टू फेच ए यूनिट ऑफ ब्लड। दैट वाज द स्केर्सिटी एंड आई हैव गिवन दैट एड। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर अरोड़ा। नाउ इसका इफेक्ट क्या हुआ? क्योंकि ब्लड नहीं अवेलेबल था, मैंने कई सेंटर से, इवन नेशनल बड़े बड़े हॉस्पिटल के सेंटर से पता लगा कि इन बच्चों को 30 to 40% ड्यूरिंग लॉकडाउन बच्चे जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने सेंटर्स में नहीं जा पाए। और ब्लड बैंक्स ने एक पॉलिसी और करी जनरल, इट वेरिड फ्रॉम बैंक टू बैंक, कि हम हर थैलेसीमी को एक ही यूनिट देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, उसका चाहे जो भी उम्र है या वजन है या ब्लड लेवल्स हैं। और इससे क्या हुआ कि कई बच्चों की हीमोग्लोबिन, जो कि हम नॉर्मल रेकमेंड करते हैं कि 10 के आसपास रहे, कई बच्चों की हीमोग्लोबिन 7-8 और तक जाने की हो गई प्रॉब्लम। और नॉट कि ब्लड नहीं अवेलेबल था, देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले कहा कि कॉस्ट ऑफ टू गेट ए यूनिट ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट की बढ़ गई मरीज को ले जाने के लिए, कोविड टेस्टिंग की कॉस्ट अगर हॉस्पिटल ने पॉलिसी बनाई, और दूसरा पेरेंट्स की फैमिली इनकम कम हो गई, कईयों को जॉब्स लूज हो गए, कईयों का बिजनेस कम हो गया, लेबर क्लास लास्ट देयर लेबर्स। सो ये फैमिलीज और ओवरऑल चैलेंज जो है इन बच्चों के काफी हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आफ्टर ऑल what societies did and what TIF, and this is a TIF recommendation, कि हमें ये कोशिश करना है कि सेफ ब्लड दिया जाए। जितने भी स्ट्रेंथ जो ब्लड बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, नए मोबाइल यूनिट्स करे जाएं ताकि ब्लड फैसिलिटी अवेलेबिलिटी बढ़ सके, और जो हमारा ब्लड क्वेश्चनियर होता है ब्लड कलेक्शन का, उसको सेव किया जाए, बढ़ाया जाए, क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे कि आदमी कोई डोनर बाहर से तो नहीं आया, उसका कोई कांटेक्ट कोविड पेशेंट से नहीं हुआ है, या ऐसे क्वेश्चंस उसमें डाले जाएं बिगिनिंग में, ताकि हमें सेफ ब्लड मिले। और हमें हर एफर्ट करनी चाहिए कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ब्लड डोनर पूल है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कहें, उन डोनर्स को कहो भाई वो किसी को रेकमेंड करते हैं, और इस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप या स्केर्सिटी को कम किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। और
दूसरा क्या है कि हम किस तरीके से ब्लड डोनेशन बढ़ा सकते हैं, बाय इशूइंग द पब्लिक अपील फॉर डोनेशन। और सोसाइटीज ने भी बड़ा रोल किया, या गवर्नमेंट ने भी करा कि ई पास दिए जाएं ताकि डोनर्स जो हैं उनको ब्लड जाके ब्लड बैंक में जा दे सके और ट्रांसपोर्ट की उनको प्रॉब्लम ना हो। कई सोसाइटीज ने जिनके पास सोसाइटी के और ऊपर लगे होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट मिल सके, या सोसाइटी ने ई पास ले रखा है, वो डोनर्स को अपनी गाड़ियों में ले जाकर डोनर्स ब्लड का अरेंज करते थे, और ताकि पेशेंट्स और डोनर्स जो हैं ब्लड दे सकें और पेशेंट्स की मूवमेंट को भी इजी किया जाए। और कई तरीकों की हमने पैम्फलेट सरकार ने और कई जगह इश्यू किए गए लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि ब्लड की ये कमी को पूरा किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। और जो हमारा क्वेश्चनियर, जैसे मैंने पहले कहा कि इसको अपडेट किया गया कि कोई फॉरेनर से आया है, कांटेक्ट का है, सस्पेक्टेड है, और अगर आपको कोई किसी आदमी के साथ रहे जिसको कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, या आप कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं ताकि आप उस चांसेस हैं कि आपको भी हो, ऐसे डोनर्स वहां पे ना लिए जाए। बेसिक क्वेश्चन एफर्ट क्या था हर एक की तरफ से कि ब्लड स्केर्सिटी को कम किया जाए और इन ब्लड जो है सेफ से सेफ कलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डॉक्टर अरोड़ा। ना हमें ये भी मालूम है सबको कि ब्लड इनके लिए सबसे ज्यादा सेफ वो है जो ल्यूको डिप्लीटेड होता है। किस तरीकों से ल्यूको डिप्लीट होता है वो मैं नहीं कह रहा बात, क्योंकि वी नो कि बफी कोट रिमूवल, प्री स्टोरेज, बेड साइड फिल्ट्रेशन, जबकि हमें ओवरऑल ब्लड की अवेलेबिलिटी कम थी, सिमिलरली ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड भी अवेलेबिलिटी कम हो गई। और कई बार जैसे कि ये बेड साइड फिल्टर्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, कुरियर सर्विस बंद हो गई थी, इवन सोसाइटीज भी जो हैं ये कुरियर सर्विस के थ्रू थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए फिल्टर्स वगैरह का इंतजाम या डिलीवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हमें सबको पता है कि फिल्टर का फायदा क्या है, मैं वो उसके बात में नहीं कर रहा, कई इन्फेक्शंस कम होती हैं, पर बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब ये था कि ड्यूरिंग इस पीरियड में, पैंडेमिक में, जो ल्यूको रिड्यूस ब्लड अवेलेबिलिटी थी वो ओवरऑल कम हो गई और बेड साइड फिल्टर्स की अवेलेबिलिटी कम हुई, एंड वी हैड अनदर चैलेंज फॉर दीज पेशेंट्स टू प्रोवाइड ए ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड एंड give them the good care. Next slide. Now, हमें सबको मालूम है कि जब हम इतना ब्लड चढ़ाते हैं इन बच्चों के अंदर आयरन लेवल बढ़ जाता है, और एक यूनिट से हम सबको पता है कि 200 मिलीग्राम आयरन जाता है, और जैसे भी ये आयरन बढ़ता है ये हमारे बच्चों को कई एंडोक्रीन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और किस तरीके से हम आयरन लेवल मेजर करते हैं, कितना हमने ब्लड दिया गया, कितना फेरेटिन लेवल है, या हम ज्यादातर मेथड MRI T2 स्टार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फेरेटिन इज ए बड़ा स्टैंडर्ड मेथड है जो कि हम रिपीटेडली हर 3 महीने पे कर सकते हैं। इससे हम हार्ट के लोड को तो आयरन को काफी अच्छी तरीके से कोरिलेशन बेटर है, पर सो फॉर द लिवर इज कंसर्न इसका इतना अच्छा कोरिलेशन नहीं है। हमें मालूम है कि जिन बच्चों में फेरेटिन 2-2.5 हजार भी होता है उनके अंदर लिवर के अंदर प्रॉब्लम काफी होती है, और हमें ये भी मालूम है कि इन जो फेरेटिन लेवल है, अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर डैमेज हो, फेरेटिन लेवल ज्यादा होते हैं। और ये हम सबको पता है कि कोविड के अंदर एक फेरेटिन लेवल इटसेल्फ कोविड का मार्कर है, सीरियस इन्फेक्शन का। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चा देखा जो कोविड इन्फेक्शन से रिकवर हो रहा है, 1 महीना पहले उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ था और उसका सीरम फेरेटिन 29,000 था। मतलब ये कितना कोविड का इफेक्ट है, कितना थैलेसीमिया का इफेक्ट है, इटसेल्फ इज ए चैलेंज इन बच्चों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। हमें पता है कि MRI करते हैं, ये हमें लिवर और हार्ट के अंदर बताता है, और कई बार ये वेरी वेल कोरिलेट नहीं करता है लिवर और हार्ट के आयरन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। और दी MRI का फायदा क्या है कि एक तो पूरे ऑर्गन की ये बताता है, और
इसे इजीली अवेलेबल है, पीरियोडिकली हम ये टेस्ट कर सकते हैं और ये हमें ट्रू स्टेटस बताता है कि लिवर और हार्ट के अंदर कितना आयरन है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हमारे पास हम सबको पता है कि 3 आयरन केलेटर्स हैं, सब बच्चे अच्छी तरह यूज करते हैं, उनको पता है कि डेसिरॉक्स या डिफेरॉक्सीरॉक्स कई हमारे पास अवेलेबल हैं और ये आजकल गोल्डन स्टैंडर्ड है। और हम इन 3 ड्रग्स का करके कभी 1 कभी 2 और कई बार अगर फेरेटिन ज्यादा होता है 2 से ज्यादा करते हैं। और मैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं बात करेंगे, मैं आगे इश्यू ले जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम हमें आयरन केलेटर्स की ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक में क्या हुई। नेक्स्ट स्लाइड। ये उनके साइड इफेक्ट्स हैं, सब आपको पता है। और आज के टाइम पे इनके ऊपर साइड इफेक्ट्स के ऊपर बात करने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं थी। और फिर भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स की ना अवेलेबिलिटी हो, ना कांटेक्ट कर पाए, उनको पता होना चाहिए कि डिफेरिप्रोन जो कैल्फर है, इनको कभी न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। और डिफरॉक्सीरॉक्स जो है हम कम डोज से शुरू करते हैं और फिर बढ़ाते हैं, और इसके कई बार ट्रांसएमिनेजेस लेवल बढ़ जाते हैं, पर वो बड़े ट्रांसिएंट होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और जो लोग बच्चे डेस्फेरॉल ले रहे हैं, उनकी नजर का या कई बार सुनने की प्रॉब्लम्स होती है, पर दे आर नॉट मेजर चैलेंज। चैलेंज क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, जो हमारा आयरन है, हम कई बार ये दवाइयां 2 बार देते हैं। आप सबको पता है कि हम दवाइयां कब ज्यादा किलेशन पे देते हैं, अगर फेरेटिन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, या लिवर में इफेक्ट है, एमआरआई बता रहा है, या हार्ट में आयरन ओवरलोड ज्यादा है, तो हम ये इन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए हम 1 नहीं बल्कि 2 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और ये होता है कि टॉक्सिसिटी कितनी है और उसके ऊपर दवाइयों को मॉनिटर किया जाता है। और आई एम नॉट, आज के टाइम पे मैं इन बातों पे डिस्कशन नहीं कर रहा, पर आपको ये बता रहा हूं कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम क्या थी? अब ये चैलेंजेस व्हाट वर कि आयरन किलेटर्स वर अवेलेबल हमारे देश में, या तो डे केयर सेंटर जहां पे बच्चे जाते थे वहां से मिलता था, या वेरियस सोसाइटीज के थ्रू मिलता था। अगर बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा 20 to 40% बच्चे डे केयर सेंटर में ब्लड लेने नहीं जा पाए ड्यूरिंग लॉकडाउन, या बाद में कम हो गए या दूर गए, तो नेचुरली उनको किलेटिंग ड्रग्स भी नहीं मिली उस पीरियड में, और जिसकी वजह से उन्होंने जितनी दवाई थी उसको, जो कि हमें 15 दिन में अगर उनके पास थी, उन्होंने महीने में खाई, तो कम डोज खाई, उसका इफेक्ट कम हुआ और फेरेटिन चांसेस हैं कि उनके बढ़ गए। सोसाइटीज की प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंप्लीट लॉकडाउन में क्या थी कि कुरियर सर्विस भी बंद थी और वो नहीं भेज पाए, और कई बार कंपनी से मेडिसिन नहीं आ पाई क्योंकि कुरियर सर्विस बंद हो गई, और जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर फेरेटिन लेवल्स बढ़ गए, हो सकता है काफियों में बड़े होंगे, और इनके कार्डिक और लिवर आयरन भी बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने एक पहुजा ट्रस्ट और नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी ने इस जनवरी में हमने एक स्टडी करी 120 थैलेसीमिक्स बच्चों के अंदर कि उनके फेरेटिन्स क्या थे। जो फेरेटिन लेवल्स थे 500 से लेके सबसे ऊपर 15,000 था। अगर आप इस पे देखें फेरेटिन लेवल, मैंने ग्रुप्स में बांट डाला है। जो बच्चे जैसे इनकी उम्र बढ़ी 10 साल से ऊपर, फेरेटिन लेवल्स ज्यादा थे। ये हमारे बच्चे हमने उनके करी हैं जो कि 9 साल से लेके 37 साल तक के बच्चे थे, जिनका हमने एमआरआई भी करा और लिवर फंक्शंस, रीनल फंक्शन, सब पैरामीटर्स किए गए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब ये आता है कि हमने एमआरआई करे फेरेटिन्स का। मैंने आपको बताया कि काफी बच्चों के अंदर 3,000 से बहुत ऊपर थे। जो हार्ट था, ओनली हार्ट के अंदर तकरीबन 80% बच्चों का हार्ट नॉर्मल था। मतलब कि so far MRI T2 star is concerned और MIEC is concerned, myocardial iron content is concerned, और बाकी मुश्किल से 5% में माइल्ड था, 5 में मॉडरेट था, तकरीबन 5-6% में स्वीयर कार्डिक आयरन लोड था। पर लिवर का प्रॉब्लम ज्यादा था। उनके अंदर
10% ही बच्चे थे जिनके अंदर लिवर आयरन नॉर्मल के बराबर था, 35% के अंदर माइल्ड था, 25% के अंदर मॉडरेट था और रफली नियरली 43% बच्चों के अंदर सीवियर आयरन ओवरलोड था लिवर के अंदर। और इनकी मैंने फेरेटिन्स भी नीचे दे रखी हैं, जिनके नॉर्मल थे उनकी मीन वैल्यू लिवर हार्ट के अंदर 2500 के आसपास थी, जिनके सीवियर थी 5500। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, इन बच्चों के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक में ये बच्चे आयरन केलेटर पूरी दवा नहीं ले पाए, जो भी कारण था अवेलेबिलिटी का, चाहे उनको डे केयर सेंटर से नहीं मिली या उनके वहां से सोसाइटी से नहीं दे पाई, पर इनके अंदर ये आयरन ओवरलोड ज्यादा था, या इनमें शुरू में ज्यादा था और थोड़ा और बढ़ गया। पर मैसेज बड़ा क्लियर है कि इन बच्चों के अंदर आयरन ओवरलोड ड्यूरिंग पैंडेमिक सर्टेनली बढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डॉक्टर अरोड़ा स्लाइड। हाँ, अब एक नेक्स्ट आता है हमारे, जैसे अभी एक सेशन हमारा हुआ इस आज ही वेबिनार में, ट्रांसप्लांट इन थैलेसीमिया। दी प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। इसके बाद की है वो, नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद। हाँ, कोविड सिनेरियो में हार्ट दी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के क्या प्रॉब्लम्स हुई, सबको पता है कि रिजल्ट्स बेटर हैं अगर हमारे पास सिबलिंग मैच डोनर है, बच्चा वेल किलेटेड है और 10 साल से छोटा है और लिवर और हार्ट की कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। अब क्या हुआ कोविड पैंडेमिक में, जैसे मैंने पहले कहा कि इन बच्चों की हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो गई और आयरन लेवल बढ़ गया। मैंने कई ट्रांसप्लांट सेंटर से ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक में बात करी और ड्यूरिंग दिस ईयर नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट फॉर थैलेसीमिक्स वाज रिड्यूस्ड, क्योंकि फियर है कि अगर बच्चे को कोविड इन्फेक्शन ट्रांसप्लांट के बाद हो जाता है तो उसकी मॉर्टेलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए काफी सेंटर्स ने बीएमटी पूरे पैंडेमिक में पिछले सालों से काफी कम किए। इवन मेरे ख्याल में सपोर्ट फ्रॉम कोल इंडिया भी पैंडेमिक पीरियड में काफी कम है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ा, जो बच्चा आज 8-9 साल का था उसका ट्रांसप्लांट हो सकता था, कोविड पैंडेमिक से पोस्टपोन हो गया, अब उसकी उम्र बढ़ गई, तो उसका रिस्क 10 साल के बाद वी नो कि रिजल्ट्स पुअर होते हैं। बी, कोविड पैंडेमिक के मैनेजमेंट में क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था, आयरन और फेरेटिन लेवल्स बढ़ गए, और जैसे मैंने अभी आपको MRI T2 स्टार दिखाया कि तकरीबन 90% बच्चों में लिवर और हार्ट के लिवर के अंदर आयरन बढ़ गया। अगर ऐसे बच्चे अब ट्रांसप्लांट कराएंगे तो नेचुरली उनका रिजल्ट्स भी पुअर हो जाएगा। सो दैट इज अनदर चैलेंज। अब इन बच्चों को अगर कल ट्रांसप्लांट कराना है तो हमें इनको किलेशन बड़े 2 मेडिसिन से करना पड़ेगा, फेरेटिन नीचे लाना पड़ेगा ताकि हम इन बच्चों को फिट कर पाए अगले ट्रांसप्लांट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये इससे एक पहले और थी, चलिए ये एक स्लाइड इससे पहले है, प्रीवियस। हाँ, अब ये कोविड इन्फेक्शन और थैलेसीमिया का क्या इफेक्ट है। एक तो हमें ये पता है कि जो जनरल थैलेसीमिक कैरियर्स हैं उनके अंदर कोविड इन्फेक्शन का रिस्क उतना है जैसे जनरल पॉपुलेशन में। जिन बच्चों को थैलेसीमिया है, ये 2 चीजें हमें बड़ी क्लियर हुई है इस पीरियड में, हमने सीखा है कि जिनके अंदर हीमोग्लोबिन चाहे लेवल कम है उनके अंदर कोविड इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होता है। ये डेटा आया टिफ से और बड़े पब्लिकेशंस आ गई है। दूसरा फैक्टर ये है कि थैलेसीमिक्स बच्चों के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, और अगर ये लेवल ज्यादा है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कोविड का बढ़ जाता है। सो दैट इज अनदर फैक्टर, जेनेटिकली और बेसिक डिजीज की वजह से इन बच्चों को कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है। और फैक्टर क्या पड़ते हैं कि बच्चे जब ब्लड लगवाने जाते हैं, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहां पर भी रिस्क ऑफ
कोविड कंटेक्ट या इन्फेक्शन होने का ज्यादा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जितने हमारे थैलेसीमिक्स बच्चे हैं दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कई कारण हैं, जैसे कि इनको ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड बार बार ना चढ़ रहा हो, आयरन ओवरलोड ज्यादा है, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर इन बच्चों के, जैसे मैंने अभी आपको डेटा बताया कि 90% बच्चों में लिवर में आयरन बहुत ज्यादा है, या किसी के थायराइड की प्रॉब्लम है और एंडोक्रीन की प्रॉब्लम है, तो ये इनका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। और जिन बच्चों ने BMT से 1 साल पहले कराया, या जिन बच्चों की तिल्ली का ऑपरेशन हो चुका है, उनके अंदर भी ये इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए टिफ ने ये रिकमेंडेशन करी कि क्या इन बच्चों के अंदर रिस्क फैक्टर क्या है। मैं इन पर पूरा बताने की बजाय शॉर्ट में बताऊंगा। Dr. Chaudhary, can I please request you to cut this short a bit? या सो Thank you. बेसिकली हमें देखना है, अगर हीमोग्लोबिन कम है और हमारी कोमॉर्बिडिटीज हैं और आयरन ज्यादा है, इसके लेवल पे उन्होंने कई रिस्क फैक्टर निकाले हैं। लेट अस नेक्स्ट स्लाइड। उन्होंने ग्रुप डिवाइड करा है, लो रिस्क और हाई रिस्क। हाई रिस्क वो है जिनको बच्चों की उम्र ज्यादा है, या कार्डिक MRI में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, दे आर हाई रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अगर ये बच्चों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, दे बड़ा सिंपल है, they should cover under the treatment of hematologist and expert care। घर के अंदर थेरेपी हो सकती है। जो बच्चे थैल इंटरमीडिया के हैं, सिकल सेल डिजीज है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, या पीपल विद ए हाई रिस्क जो मैंने अभी बता रहा था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके ही इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। मैं ज्यादा ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहा, चैलेंजेस क्या है। इस पीरियड में डेटा ये आया है कि तकरीबन 120 थैलेसीमिक बच्चे और 700 सिकल सेल के पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, जो कि रिकॉर्डेड है, पब्लिश्ड है। और ये पाया गया कि इनके अंदर कोविड इन्फेक्शन इतना सीवियर हुआ कि 6% बच्चों को हम नहीं बचा पाए, और उन बच्चों में नहीं बचा पाए जिनके अंदर कार्डिक, लिवर या कोई तिल्ली का ऑपरेशन हुआ था। इसका और ये जो है जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो थैलेसीमिक्स बच्चे हैं, अगर उनको कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनको रिस्क ज्यादा है बीमारी का, बीमारी लंबी होती है, और कुछ बच्चों को हम नहीं बचा पाते हैं, तकरीबन 6% के। नेक्स्ट स्लाइड। वेलकम करके फिर मॉर्टल ना तो इन बच्चों को अगर, क्योंकि पब्लिक कंसर्न है, वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट ने बताई है। सेल्फ आइसोलेशन, प्रोटेक्शन, मास्क का यूज होना, ये हमारे थैलेसीमिक बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। दे शुड वर्क फ्रॉम होम, और बाहर जाना बिल्कुल उनके लिए कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डॉक्टर रोडा फास्ट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कुछ मैंने इनकी डाइट की बात बताई थी कि इन बच्चों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और विटामिन्स, विटामिन सी एंड सो ऑन, ताकि इन बच्चों का इम्यून सिस्टम ताकत रहे। अब सोसाइटीज को भी बड़े प्रॉब्लम्स थे, हाउ उन्होंने कैसे इसको हैंडल करा। छोटे छोटे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, या कुछ बंदों को ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कराए, डायरेक्टिंग ब्लड डोनर्स। कई सोसाइटीज हैड ब्लड डोनर्स की लिस्ट थी उनके पास, उनको रिक्वेस्ट करना और ये जाके करना। और कई बार इन लोगों को ट्रांसपोर्ट देना, उनको व्हीकल में ले जाकर, और मेडिसिन का पहुंचाना। सोसाइटीज मेड ए लॉट ऑफ हैड ए डिफिकल्टीज, चैलेंजेस। और जिन जैसे डे केयर सेंटर बंद हो गए थे, सोसाइटीज प्लेड ए रोल इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट, विद द कॉलेजेस, विद द मिनिस्ट्रीज, कि इन लोग बच्चों के लिए कोई अल्टरनेटिव प्लेस किया जाए, या कहीं और जगह हॉस्पिटल खोले गए, अरेंजमेंट किया गया डे केयर सेंटर में। और मिसेस विनीता श्रीवास्तव डिड हेल्प, lot of help for in this regard, providing all the services, and I am not going to talk because she is going to talk, वो इसके बाद बात करने जा रही हैं। and these thalassaemic societies various hospitals के साथ, authorities के साथ coordinate करा to help these, इन बच्चों की मदद की जाए, और डे केयर सेंटर्स को रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि इन बच्चों को ट्रांसफ्यूजन, केलेशन और सब सर्विस जारी रहे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट,
ये कुछ मैंने दिया है, क्या सोसाइटीज ने किस तरीके से हेल्प करी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काफी सोसाइटी से बात करी इस चीज को पता करने के लिए। जहां तक मुझे खबर मिली और जिन सोसाइटीज के सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट से बात करी, उन्होंने अपनी तरफ से जान लगाई कि सब बच्चों को जितनी सबसे ज्यादा हेल्प दी जाए। लोकल कंडीशंस डिफरेंट थी। छोटे छोटे शहरों में कहीं पे अब बच्चों को काफी दूर जाना पड़ रहा था ब्लड के लिए और इवन डे केयर सेंटर्स के लिए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी हर लोकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि थैलेसीमिक्स इंडिया ने एक रेड क्रॉस ब्लड बैंक को प्रोवाइडेड मोबाइल यूनिट विद नेट टेस्ट फैसिलिटीज टू कि ब्लड कलेक्शन की फैसिलिटी बढ़ाई जाए। पहुजा ट्रस्ट एंड TWS they did MRI and whole blood screening to provide monitoring facilities। और ना कि यहाँ तक मैंने नीचे चार्ट दिखाया है कि इन्होंने इस पीरियड के अंदर ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए और किलेशन थेरेपी के लिए, फॉर एग्जांपल NTWS gives subsidy for medicines and filter, Pahuja Trust gives free medicines and filters, Pahuja Trust gave 22 lakhs grant for pandemic में for transplants and about 5 lakhs every year for drugs and filters. Similarly, the NTWS gave Dr. Chaudhary, my request to please wind up. yeah. Organizers are Next slide, requesting this that. is the last slide. Next slide. So the societies made a big role in helping. मैं ये अंत करने से पहले ये कहना चाहूंगा, मैं सारे challenges बताए जितने भी हमारे थैलेसीमिक्स बच्चे हैं, they were really a war, I'll say thalassemia warriors, fighters। उन्होंने इस कोविड इन्फेक्शन से बड़े हंसते हुए से संभाला है, 1 साल निकाला है और भी अभी चल रही है जिंदगी। और इतने ऑड्स होने के बावजूद भी they are happy and they are hoping कि with the government help, with the other, उनकी ये मुश्किल कम होएगी और उनकी सर्विस जो है बेटर होएगी। With this, I thanks all of you for being with us and sorry for taking little time. Slow slide turning. Thank you, sir. Thank you for informative presentation, and it is really very useful for us. And yes, thalas COVID होने के बाद ferritin बढ़ता है because I was also faced the COVID, so मेरे ferritin levels भी high हो गए थे due to not medicine availability because doctor was not aware that time कि COVID में chelations देने चाहिए या नहीं. So now I'll welcome to Vinita Srivastav ma'am, वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. Welcome ma'am, welcome this forum. And now I hand over Sangeeta. Yes, Sangeeta. Thank you, Dr. Chaudhary, for that extensive talk dealing with so many important aspects of thalassemia in the pandemic. This we are all aware, हमें सबको मालूम है कि ये वुहान से जब शुरू हुआ था तो धीरे धीरे ही पता चला कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। जनवरी तक नहीं मालूम था, फिर 11 मार्च को इसको ग्लोबल पैंडेमिक करार किया गया। और इस इन्फेक्शन के कारण हमारे जो चैलेंजेस हैं, थैलेसीमिया बच्चों के जो चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं, वो एक यूनिक इशू है जिसके लिए आज ये पैनल डिस्कशन या टॉक्स हो रही हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो आपने सुन लिया डॉक्टर चौधरी से। एक दूसरा जो चैलेंज रहा सरकार को, वो आप एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मैन से सुनेंगे जिनके बारे में जो भी लोग थैलेसीमिया से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा था थैलेसीमिया फ्रंट पे मुद्दतों से वैसे ही चलता जा रहा था। इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी, खास करके इसलिए कि कोई भी कंट्री में जहां इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से मैम विनीता श्रीवास्तव जी आए हैं, तब से एक इस थैलेसीमिया प्रोग्राम को ऐसा इम्पेटस मिला है कि ये अब एक नेशनल लेवल पे आके गाइडलाइंस बनी है। तो आई वेलकम हर एंड ऑल्सो आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक हर for all that she has done for thalassemia children all over India. She is a senior national consultant in blood cell in NHM, Government of India. She was instrumental in releasing the national guidelines in hemoglobinopathies
और जितने भी फंड्स सारे स्टेट्स को मिले हैं वो उनकी बदौलत है। और कोल इंडिया ने जो 200 करोड़ रुपया 200 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स के लिए रिलीज किया था और वो सेकेंड लॉट भी रिलीज कराने वाली हैं, ये सहरा भी उनके सिर पे है। I welcome you, ma'am, and we are looking forward to all the efforts that you have put in making things easier for thalassemia children during this pandemic. Thank you, ma'am. Thank you so much for your kind words. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए इतना कुछ कहा जाए, because it was my duty whenever I joined this services. तो ये एक बन जाता है कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि we should work hard for the patients who are requiring our help. देखा जाए तो गवर्नमेंट में बेसिकली एक ही कोशिश होती है कि आप किस तरह से मैक्सिमम वे में आप अपने पेशेंट्स को जो जरूरतमंद है उनको पहुंचा सकते हैं सर्विसेज। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने बेसिकली, अगर आप देखें, आप तो सब शुरू से ही जुड़ी रही हैं, तो और मिसेस शोभा तूली भी जुड़ी रही, सभी लोग जुड़े रहे, डॉक्टर चौधरी भी जुड़े रहे हैं, सभी लोग जुड़े रहे हैं। So we started our guidelines in 2015, and within 6-7 months we've completed those guidelines, and in 2016 it was disseminated to the states to put up a proposals for thalassemia and sickle cell disease and hemophilia in their respective PIPs. It wasn't there. हमने नए FMR codes बनाए, सारी चीजें, क्योंकि था ही नहीं, तो we have to put up प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाना पड़ा जो था ही नहीं, NHM में नहीं था। So from the base we have to start those things. तो हमारे FMR कोर्स नहीं थे, पहले हमें उसके कैबिनेट से उसके लिए भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी और उनसे भी आपस में, तो काफी कुछ जद्दोजहद के बाद हम लोग ये काम कर पाए, एंड फाइनली FMR कोर्स बने और फिर स्टेट्स ने अपने अपने प्रपोजल्स भेजने शुरू किए। स्टेट की हैंड होल्डिंग की गई कि किस तरह आप अपने प्रपोजल्स बनाइए कि जिससे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दोनों पे काम हो सके। तो आज की तारीख में देखें तो मैनेजमेंट पे काफी काम शुरू हो चुका है, बट अभी भी मैं अगर देखूं तो प्रिवेंशन के लिए लेके अभी भी मेरा मन थोड़ा सा वो रहता है, दुखी रहता है इस बात के लिए कि हम उस लेवल तक प्रिवेंशन पे काम नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल तक काम होना चाहिए। अब बात आती है कि एंटीनेटल मदर्स की स्क्रीनिंग की, कि एंटीनेटल मदर्स की स्क्रीनिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन वंस लाइफ। अगर किसी को पता लग जाए, या वॉलंटरी स्क्रीनिंग ऑफ एडोलसेंट्स पता लग जाए कि अब भाई वो थैलेसीमिया ट्रेट है, तो आगे भी इस चीज को मद्देनजर रख के शादी ना करें, तो जन्म कुंडली से पहले रक्त कुंडली मिलाना शुरू कर दें। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मैंने अभी अपने ऑनरेबल HFM को भी ये मैंने एक पंच लाइन दे रखी कि सर अब आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि पीपल शुड गो फॉर रक्त कुंडली रादर गोइंग फ्रॉम जन्म कुंडली। तो इस तरह की चीजें होनी जरूरी है, बट प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट के केस में देखा कि मैनेजमेंट हम चाहे कितना भी कर लें, और आज जब कोविड की बात हो रही थी तो वी स्टार्टेड कि हमने एसेंशियल सर्विसेज के लिए लेटर लिखा कि भाई सबको ये सर्विसेज बंद नहीं होनी चाहिए। इस बार भी अगर देखें तो सर्विसेज बंद तो नहीं हुई, लेकिन वो रुक तो गई थी कहीं ना कहीं। कोविड का इतना प्रकोप था कि लोग मतलब कहीं सोच ही नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई सोचना नहीं चाह रहा था या करना नहीं चाह रहा, बट ओवरबर्डन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, इतना सब आप लोगों ने सबने देखा इस बार, मतलब द वे इट हैज कम अप, एंड किस तरह मतलब हर आदमी, हर डॉक्टर, हर बंदा एक परेशानी के मतलब मेंटली, फिजिकली, सब तरह से एवरीबडी वाज सो बॉदर्ड अबाउट व्हेन विद दिस कोविड दैट मतलब वी ट्राइड अ बेटर एफर्ट्स कि हमने यहाँ से एसेंशियल सर्विसेज के लिए लेटर भेजा, फिर हमने स्पेशली लेटर भेजा कि इन ब्लड डिसऑर्डर्स को कोई दिक्कत ना हो, प्लीज ICHS सेंटर बंद ना करें। बट अगेन हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उनको हेल्थ की प्रायोरिटीज में उन्होंने कहा कि सर हम लोग कर तो रहे हैं, बट अगेन इज अ बिग चैलेंज फॉर अस आल्सो, एंड एवरीबॉडी वाज स्ट्रगलिंग। तो अगर हम किसी को दोष दें, जैसे बात हो रही थी कि ट्रांसप्लांट्स नहीं हो पाए की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन बच्चों को ट्रांसप्लांट किया जाता तो हो सकता है कि उनकी स्थितियां और खराब हो सकती थी। All these things has to be taken into consideration while we are talking about all these things. मैंने बात की CMC वेलोर में, I spoke to Dr. Burani also. He said कि मैम हम लोग मैं भी नहीं करना चाहता हूँ चीजें उस लेवल पे, अभी हम लोग को सबको समझदारी से काम करना चाहिए। समझदारी ये थी कि भाई अगर ट्रांसप्लांट के बाद मान लीजिए कोई इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन तो चल ही रहे थे, वो ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी,
So with those things we have to, मतलब the doctors and the transplant center took a respective decision कि किस तरह से ये काम होने चाहिए. It is not that people doesn't want to do it. आदमी घर से बाहर निकलने में घबरा रहा है, डबल मास्क में घूम रहा है. हमने पेड़ काट के ऑक्सीजन अपनी कम कर ही दी है. सब तरह से तो हम चारों ओर से तो घिरे हुए हैं. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अस ओनली. हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है ना. जनता ही तो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो. We all are responsible. We cannot put our responsibility on somebody else's shoulder. Rather, we all are responsible for it. अगर हम सब कहें कि सब सरकार की गलती है तो वो भी गलत है, और सब कहें कि इनकी गलती है तो वो भी गलत है. Everybody. अभी बात हो रही थी कि थैलेसेमिक सोसाइटीज ने ये प्रिविलेज लिया कि वो वहां पे क्या बोलते हैं वैन दी, और ये सब के जॉइंट एफर्ट्स हैं. अकेले सरकार नहीं चला सकती, अकेले एनजीओ नहीं चला सकती. One has to understand that. ये जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, और जब जॉइंट एफर्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. जुड़ना बहुत जरूरी है और जोड़ना भी जरूरी है. साइलोज में काम करके अपनी पीठ थपथपा के, मैंने आज कहा कि मैं अभी भी दुखी हूँ कि प्रिवेंशन पे मैं उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मैंने बहुत कुछ किया, तो नहीं, इट्स नॉट ट्रू. हाँ, जहाँ कुछ नहीं था वहां पे कुछ खड़ा करने की कोशिश की है. And it was not an easy job for me as well. 14 hours of work every day in the initial days was a big challenge to me. I had to leave everything at home और सब करना पड़ता था. But ठीक है. But my family was there that they सोचते कि तो आप जिस काम के लिए करी, go ahead with that. I was never stopped. मुझे कभी फैमिली का चैलेंज नहीं आया. ऑफिस में जरूर था क्योंकि because it was a new subject, and but now the things have come up. मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी भी कि पूरी तरीके से कहीं आयरन क्लेशन, अब स्टेट को पैसा गया, स्टेट ने आयरन क्लेशन नहीं खरीदी, प्रिक्योरमेंट टाइम से नहीं किया. अब वो प्रिक्योरमेंट टाइम से नहीं करते, उसका कारण क्या है वो सब नहीं पता हमें. नोबडी इज नोइंग व्हाट इज हैपनिंग. स्टेट्स में क्या है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं. वो कहते हैं कि हमारे कैंसर के पेशेंट्स को भी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कीमोथेरेपी के. आपको क्या लगता है कि मैम, मैं कहती हूँ ब्लड ही इतना रखो, इतना ब्लड रखो कि सबको आराम से मिल सके, हर पेशेंट को पहुंच सके. चाहे वो थैलेसीमिया का पेशेंट हो, चाहे वो हीमोफीलिया में तो नहीं लगता है ज्यादा, चाहे सिकल का पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो मदर हो जो बच्चे को जन्म देने वाली है, चाहे वो छोटा बच्चा हो. बट एवरीबडी रिक्वायर्स इट, एंड ब्लड इज नॉट अ ड्रग. वी अंडरस्टैंड इट्स अ ड्रग एंड वी कैन नॉट गेट इट समवेयर. कहीं भी नहीं मिल सकती आपके अपने शरीर में. डोनेशन लोग करना नहीं चाहते हैं. कोविड के चक्कर में इतना डर गए कि वो ब्लड बैंक्स तक आने में डर रहे थे. उनको बुलाया जाता था, ई रक्त कोष के जरिए उनसे कहा जाता था प्लीज आके डोनेट कर दीजिए. हमने गाड़ियां चलवाई, स्पेशल प्रोविजंस किए कि भैया गाड़ियां भेज के बुला लो. बट द पीपल वर नॉट रेडी टू कम एंड डोनेट. फिर छोटी गाड़ियां भेजी गई उनके घरों तक, डोर स्टेप तक गाड़ियां गई कि प्लीज आप यहाँ डोनेट कर दीजिए. उसके बाद भी उस गाड़ी में चढ़ने में डर रहे थे कि इसमें कहीं कुछ हमें इन्फेक्शन हो जाए. और दूसरी कहानी ये होती थी कि क्या मैडम हमें कुछ हो गया तब क्या होगा, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आप क्या हमारी मदद कर पाएंगी? इस बात का जवाब कौन दे सकता था? क्या आप, मैं और आप, चाहे कोई भी दे सकता था क्या? स्मॉल चैलेंजेस नहीं थे, इट वाज वेरी बिग चैलेंजेस व्हिच वी हैव फेस्ड एवरी डे. व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप, मेरे को यही टेंशन होता था आज कितनी यूनिट कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस स्टेट में कितना है. हर जगह हर दिन फोन करके 36 स्टेट का आंकड़ा लेना. लोग कहते हैं, जब झारखंड वाली मुझे पता लगी तो मैंने उनसे पूछा कि वहां क्यों नहीं था, तो उसकी यूनिट उसको इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके वहां पे वो ग्रुप नहीं था. इट वाज AB नेगेटिव. जो लिखा गया है वो मैंने उसकी पूरी जानकारी करवाई. तो ये भी पूछा गया कि उसको क्यों नहीं फैसिलिटेट किया, तो किसी को जानकारी में नहीं था. जब आदमी एक परेशान होता है तो वो किस तरह से कहाँ भागता है वो कोई नहीं जानता. सरकार की तो यही मंशा है कि हर ब्लड बैंक इतना ब्लड इकट्ठा कर सके कि वो सबको दे सके. बट होता क्या है, क्या
Are people coming voluntary to donate blood? मैं अपने साथ वालों से ही पूछूं कि कितने लोग कितनी बार साल में डोनेट करते हैं? चलिए थैलेसीमिया बच्चों को तो जरूरत है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी कितनी बार? Nobody come forward. क्यों? डर, कोरोना का डर। और जब डर नहीं है तो मिथ्स इतनी है। अभी भी लोगों को लगता है कि ब्लड देने से डर लगता है, तो क्यों नहीं हम लोग इस तरह की आईसी हमेशा जनरेट करते हैं कि चाहे किसी तरह की समस्या हो और पता लगे कि ठीक है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हमारे पास कोई सिंथेटिक तो है नहीं कुछ चीजें। आयरन कलेशंस नहीं मिल पा रही थी, स्मॉल टर्म प्रोक्योरमेंट्स कराए गए, छोटे छोटे प्रोक्योरमेंट्स कराए गए कि भाई आप पहुंचवाइए। आज ही मैं यूपी की रिपोर्ट देख रही थी, सब जगह अवेलेबल है, कुछ जगह नहीं थी, तो फिर मैंने फोन किया, भाई क्यों नहीं अवेलेबल है? बोले मैम पहुंच रही है थोड़ी थोड़ी, कहीं कहीं से। सोनिया नित्यानंद थी, वो भी अब वहाँ लोहिया में डायरेक्टर हो गई, उनसे मैंने कहा कि क्यों नहीं पहुंच पा रही? चल मैम हम पहुंचवा रहे हैं। दे पैसे की कोई इशू नहीं थी, बट प्रोक्योरमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। अभी महाराष्ट्र का केस देखिए, आपने तो एक केस देखा, तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान के सारे केसेस देख के चलती हूँ। वहां नहीं हुआ, दिक्कत आई, फिर वहां शॉर्ट टाइम उन्होंने अपने आप किया। तो जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं वो इतने लेंदी हो जाते हैं कई बार कि परेशानी हो जाती है। बट समय समय के साथ ये भी देखना पड़ता है कि कुछ से अगर आप प्रोसीजर से हट के काम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है, तो फिर उसमें लोग उसका उल्टा फायदा भी उठाते हैं। ड्रग्स की कॉस्ट लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी, बीच में कहीं 5 रुपए में मिले तो कहीं 7 रुपए में तो कहीं 9 रुपए में। क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल ड्रग्स। Why people try to misguide the patients? Why people try to misguide the state procurements? क्यों? एक दाम क्यों नहीं बना सकते? यूनिवर्सल कॉस्टिंग क्यों नहीं हो सकती? Why it can't be done? और उस पे बात करो तो काफी झंझट हो जाते हैं। अगेन इट कम्स। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे इस बार लगा कि वी शुड पुट इट इन दी EDLs, एसेंशियल ड्रग लिस्ट में डाल दें। स्टेट को, हर स्टेट को अपनी एसेंशियल ड्रग लिस्ट में डालना चाहिए, और हर स्टेट को ये करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फंड्स जो लेता है अपनी PIP में, और साथ ही साथ अपने स्टेट से भी कुछ फंड्स लगाए जिससे वो काम हो सके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल किसी पैंडेमिक के कारण वो ये हाथ पे हाथ धर के ना बैठ जाए कि हमारे पास कुछ है नहीं। जब स्टेट EDLs में रहेगा तो वो हमेशा ही खरीदा जाएगा, ये कभी आपको रोक नहीं सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को काफी संज्ञान दिया गया इस बार, और काफी जगहों पे ये सब चीजें हुई हैं कि one should take up in the state EDLs. It is very important कि स्टेट की जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें आयरन किलेशन वगैरह जो है, लिक्विड डिप्लीशन बैग्स हैं, आयरन किलेशन है, या जो भी मतलब फिल्टर्स हैं, उनकी जरूरत जो भी है, दैट शुड बी दी पार्ट ऑफ द स्टेट ड्रग लिस्ट। सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोसाइटीज का भी यही काम है कि हर स्टेट में जहाँ उनकी अच्छी वो है, मतलब अच्छे से उनकी जानकारी है, तो वहां पे वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में इन सब चीजों को डलवाए, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स। सोसाइटीज तो एक तरह की बेसिकली वैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समय समय पे लोगों के लिए खड़ी हो जाती है, इवन चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे वो पेशेंट्स के लिए हो। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए जहां भी आपकी पहुंच है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहुंच है तो स्टेट में जाके इस चीज को आगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, और ये इस तरह से ही चीजें चल पाएंगी। बिकॉज आई एम वेरी, कभी कभी मुझे खुद भी लगता है कि इसको मैं एक स्ट्रीमलाइन तो हो गया है, बट स्टेट में अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे स्ट्रीमलाइन होने से काम नहीं पूरा बनेगा जब तक स्टेट में काम नहीं होता है। वी कीप ऑन सेंडिंग डायरेक्शंस, अगर हमने डायरेक्शंस भेजे उन्होंने नहीं माने तो हम क्या कर लेंगे? ऐसा हो जाता है कई बार। देन आई हैव टू बी आफ्टर देयर लाइफ कि भैया आपने किया नहीं, आपने किया नहीं। 25 बार आप फोन करते हैं तब जाके चीजें होती है। कई बार 2 बार में, 1 बार में, कुछ लोग स्टेट्स बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कुछ दे डू इट वेरी वेल। सो नाउ द कंसर्न इज कि कोरोना तो पैंडेमिक है, अभी 2024 तक ये सब चीजें सुनने को मिलती रहेंगी और हमें तैयार भी होना पड़ेगा। But when we are talking about this, we also need to motivate people to come up
वॉलंटरी फॉर डोनेटिंग ब्लड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत नीचे गया है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन. It's a time that we all need to have joint efforts to put up and say yes, this is a time that we all have to join our hands and says कि हमें जो है voluntary blood donation के लिए काम करना है. Where we have to really work hard to get that people live their own lives safely. और safe blood आपका voluntary से ही आता है, professional donors और ये enter ना हो पाए, because we don't want our professional donors and other donors to enter in these things. ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुखती हैं. ऐसा नहीं है, हर आदमी चाहता है कि अच्छा, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, यू वांट कि एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे लोगों को तकलीफों को कम कर सकें. ये हमारी मंशा रहती है, ये हमारी संवेदनशील मंशा रहती है कि हम अपने पेशेंट्स को उनको उनकी तकलीफों से, उनकी तकलीफों में कमी कर पाए. मुझे पता है थैलेसीमिया बच्चे कैसे रहते हैं, मैंने उनको देखा है, बहुत पास से देखा है. मैं अभी भी हॉस्पिटल विजिट्स करती हूँ, मैं जाती हूँ, मिलती हूँ. अभी भी मुझे, मैं इस कोरोना के दौरान भी पास में ही है क्योंकि नोएडा वाला हॉस्पिटल, तो वहां भी गई मैं, बिकॉज मुझे पता था कि कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी, तो आई कुड हैव डन इट फ्रॉम माय थिंग, मेरे अपनी ओर से जो कर सकती हूँ. वो सब चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं. मैं बहुत सारा बात नहीं कहना चाहती हूँ, बट इतना ही कहना चाहती हूँ कि वॉट एवर आज की तारीख में 1094 ब्लड बैंक्स ऑपरेशनल है, ई रक्त कोष चल रहा है और करीब 1700 ब्लड स्टोरेज सेंटर चलने लगे हैं, जहाँ पे कोशिश मेरी अब इस साल ये हो गई है कि आपकी पेरिफेरीज में भी रेड सेल्स मिल सके, क्योंकि उस तरह के प्रोविजंस बना दिए हैं. ब्लड स्टोरेज में कॉम्पोनेंट रखने की बात आ गई है एंड दैट हैज बीन डन. वो हो गई है, गाइडलाइंस बन गई थी 3-4 महीने पहले ही पूरी हो गई थी, बट समहाउ रिलीज नहीं कर पाए हम लोग कोरोना के चक्कर में. फिर वही कोरोना ने हमारे लिए भी ये बाधाएं खड़ी करी. तो वो गाइडलाइंस बन चुकी हैं, बहुत जल्दी वो रिलीज भी हो जाएंगी मेरा ख्याल. वी विल ट्राई टू रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल. और साथ साथ आपको ये भी मतलब कुछ अच्छी जानकारियां मिलेंगी. मैं इतना ही कहूंगी कि मैं हमेशा से आप लोग के साथ खड़ी हूँ. कभी भी आप लोगों को कुछ भी है, कभी पीछे नहीं हटूंगी. ये मेरा पक्का वादा है आपसे कि मैं आपसे कभी पीछे नहीं हटूंगी अपने किसी भी काम से. जहां भी आपको मेरी जरूरत है और जो मैं अपने गवर्नमेंट की ओर से जो भी करा सकती हूँ, जो मेरे एंड से हो सकता है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड डू द बेस्ट फॉर माई पेशेंट्स, बिकॉज मेरे लिए वो सबसे पहली वो है, प्रायोरिटी है. दुख होता है मुझे भी, बट मेरी प्रायोरिटीज हमेशा यही रही है कि मेरे पेशेंट्स को दुखी ना हो. जो जितना हो पाएगा, जितना कर पाऊंगी, आई विल डू माई लेवल बेस्ट to give comfort to all my patients and their parents as well, to their families I should say. उन्हें जब कुछ नहीं मिलता है, उन्हें दिक्कत होती है, तो वो उतना ही है. लेकिन we have tried our level best, but somehow states में भी इतनी issues हैं कि जो sort out करते करते कभी कभी समय लग जाता है. But that we can say that we are going to take care of you people, the best of our efforts, putting our best of our efforts जितना अच्छा सकते हैं. Thank you so much and thanks for giving me an opportunity to speak on this forum. इसी बहाने मैं सबसे मिल लेती हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट कर लेती हूँ, पेशेंट से. बच्चे उन्हीं को कह रही हूँ जो मेरे पेशेंट्स हैं, मतलब जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, वो मुझे बच्चे ही हमेशा नजर आए. कभी मैंने उनको उस रूप में देखा ही नहीं पेशेंट्स को. तो उनसे मिल लेती हूँ, कुछ अपने बड़ों से मिल लेती हूँ, कुछ सीख लेती हूँ और फिर इसी बहाने कुछ नया करने की सोच भी पाती हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am, for that excellent talk and all your support. आप नाराज मत हुए, because आपके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है. आप और मिसेस तुली नहीं नाराज होना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा. And thank you very much. Now I can ask Dr. Digra to please take over, introduce the next speaker. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I invite Dr. J.S. Arora. J.S. Arora sir को तो हम सब जानते हैं, वो तो हमारे सब थैलेसीमिया पेशेंट्स के हाउस होल्ड नेम है. और he is a thalassemiologist and we know that he is MSc in hemoglobinopathy from University College London, and he is General Secretary of National Thalassemia Welfare Society and Federation of Indian Thalassemics.
और एक जम्मू से होने के नाते हमारा एक ऐसे भी सर के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है। सर हमें एनुअली हमारे यूनिट में आते रहे, हमारे सेंटर में आते थे डॉक्टर अरोड़ा और डॉक्टर चौधरी सर। पिछले 2 साल से हम मिस कर रहे हैं सर आप लोगों को। So now over to Dr. J. Sola, sir. Sir, please. Thank you, Dr. Digra. जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पिछले फरवरी मार्च से कोविड पेंडेमिक चल रहा है। एंड what does the COVID-19 virus? It behaves like HIV and causes immune inflammation. ये आपका साइटोकिन स्टॉर्म इससे हो जाता है जिसमें कि हमारी जो इम्यूनिटी है जो हमें फायदा करती है वही हमें अगेंस्ट हो जाती है, एंड दैट काजेस थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी। मतलब इसमें सूजन होती है और थक्का जमने का वो चांस बढ़ जाता है, एंड इट ब्रिंग्स डाउन द इम्यूनिटी एज नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू वैक्सीनेशन, बिकॉज कोविड-19 का आज की डेट में अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको वैक्सीन से बचाया जाए। जैसे कि हमने देखा है पोलियो, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, इनके वैक्सीन हैं, ऐसे ही कोविड वैक्सीन ही हमें बचा सकती है। बाकी अभी तक फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया। तो हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन से सिर्फ उसकी बीमारी की सीवियरिटी ही कम नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, डेथ कम होता है, बल्कि इससे ये होता है कि कोविड-19 इन्फेक्शन जो है दूसरे को होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि एक सिंगल डोज से करीब घर के अंदर 50% तक वायरल ट्रांसमिशन तक कम हो जाता है। और अगर हम टिफ की बात करें, टिफ के हिसाब से जो ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं, अपना थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, इनको जो है एक प्रायोरिटी के ऊपर वैक्सीन देने के लिए कहा गया है। और यूके के अंदर भी जो यूके ह्यूमोपैथी पैनल ने जो डिसाइड किया है कि ऑल एडल्ट्स विद सिकल सेल और थैलेसीमिया पेशेंट विद सीवियर आयरन ओवरलोड और जिनकी तिल्ली निकली हुई है, और ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट जिनको डायबिटीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंडोक्राइन, कार्डियक, रिस्पिरेटरी डिजीज कुछ भी है, तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। उसका एक रीजन और भी है कि अगर जब तक कि ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी। तो हमारा ये होना चाहिए कि 70% तक जो है वो लोगों को वैक्सीन लग जाए, तभी हम जो है एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जो वैक्सीन इस समय अवेलेबल हैं, अगर हम भारत की बात करें तो एक तो आपको पता है कि भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी ICMR ने मिलकर एक कोवैक्सीन बनाया है जिसका रेबीज का प्लेटफॉर्म है, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड है जो चिम्पैंजी एडेनोवायरस को एक वेक्टर यूज करती है। स्पुतनिक भी जो रशियन वैक्सीन है, इसकी भी 2 डोज है, उनके भारत बायोटेक की 2 डोज हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका 2 डोज हैं, लेकिन स्पुतनिक के अंदर 2 डिफरेंट जो है एडेनोवायरस लिए गए हैं 5 और 26। उसमें पहले दोनों के अंदर दोनों बार सेम डोज है, सेम ही जो वैक्सीन है, लेकिन इसमें फर्स्ट अलग है और सेकंड अलग देनी पड़ती है। जाइडस कैडिला की DNA बेस्ड है, जल्दी आने की उम्मीद है। जॉनसन की अभी मार्केट में आ चुकी है लेकिन इंडिया में नहीं है, इसलिए बिल्कुल एस्ट्राजेनेका की तरह है। फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना की मैसेंजर RNA है जो कि इंडिया में नहीं है, ये US में है, और इसकी भी कोशिश की जा रही है कि शायद हो सकता है जल्दी ही भारत में ये आ जाए। एक और वैक्सीन है नोवावैक्स, इसकी इम्यूनिटी बहुत हाई है, और इसका जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कि इसकी एफिकेसी 96.4% है। और ये जो है जो ओरिजिनल स्ट्रेन है उस पर तो फायदा करती है, साथ में जो यूके और साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स आए हैं उन्हें फायदा करती है। और इसकी एक खासियत और है कि ये सिंगल डोज लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी ये इजीली अवेलेबल नहीं है, तो जब 2-4 महीने में कभी आएगी तो इसका एक एडिड एडवांटेज रहेगा। हाउ लॉन्ग इम्यूनिटी लास्ट विद कोविड-19 वैक्सीनेशन। हम देखते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद हम कहते हैं कि अब तो प्लाज्मा थेरेपी बंद हो गई है, नहीं तो ये था कि 28 दिन के बाद, 28 दिन से लेकर 42 दिन के अंदर उसके अंदर जो उस कोविड इन्फेक्शन की एंटीबॉडी बनती थी उसका प्लाज्मा हम जब देते थे तो लोगों को फायदा होता था। अभी ICMR ने उस पर रोक लगा दी है। अब ये एंटीबॉडी क्या है? बेसिकली जो एंटीबॉडी कई तरह की होती है, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है, एक प्रोटीन एंटीबॉडी होती है।
इसमें जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है दैट इज द एक्चुअल एंटीबॉडी विच वर्क्स, और अगर इसका लेवल 50 से अबव है तो वो ही एक्टिव है, उसको हम कहते हैं वो पूरी प्रिवेंटिव है, उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है वो अभी भारत में टेस्टिंग नहीं होती, एक लैब ने स्टार्ट किया है, लेकिन वो भी सिर्फ यस और नो बताते हैं, दे आर नॉट गिविंग द नंबर्स। दूसरी है रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन, अगर वो 100 से ज्यादा है, और एस एलिजा टाइटर अगर 400 से ज्यादा है। अब ज्यादातर लेबोरेटरीज यही कर रही हैं एस एलिजा टाइटर। अगर आपकी एंटीबॉडी टाइटर 400 से अबव है तो हम समझ सकते हैं कि वो काफी हद तक उसके अंदर इम्यूनिटी है और इन्फेक्शन होने का चांस काफी है। लेकिन मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, असल में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ही बताएगी आपको कि आपकी इम्यूनोजेनिसिटी कैसी है। एम्स के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर ये वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, और लेकिन वो ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या माइल्ड इलनेस रहेगी, और उनके हिसाब से हमारी जो इम्यूनिटी है वैक्सीन के बाद 9 से 12 महीने तक रह सकती है। लेकिन ये अभी हाइपोथेसिस है, अभी इसके लिए कोई कंफर्म नहीं कह सकते। और मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन हैं उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को 6 महीने के लिए बताया है। इसीलिए क्योंकि अभी हम एंटीबॉडी से डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वैक्सीन लगाने से पहले एंटीबॉडी को टेस्टिंग करने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। अगर हम देखा जाए कि थैलेसीमिया और सिकल सेल में कितने की हमने पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन हुआ और क्या डेथ रेट रहा। ईरान में अप्रैल 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई, उन्होंने देखा कि उनके 15,950 जो थैलेसीमिया मेजर थे जिनको रेगुलर ब्लड चढ़ता था उनको 18 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, और जो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट थे उनको 2400 में से 5 को इन्फेक्शन हुआ। तो अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो जहां जनरल पॉपुलेशन में पर 10,000 में 8.17 था, वही कोविड जो इन्फेक्शन है वो थैलेसीमिया के अंदर 11.01 था। तो जैसा अभी डॉक्टर चौधरी ने बताया कि थैलेसीमिया के अंदर कोविड इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ भी जो है वहां पर 6.34% थी जनरल पॉपुलेशन के अंदर, और थैलेसीमिया के अंदर 26.6%, विच इज वेरी हाई। और यूरोपियन हेमेटोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार 9 कंट्रीज उन्होंने देखा कि 51 लोगों को इन्फेक्शन हुआ थैलेसीमिया मेजर पेशेंट को, 5 को हॉस्पिटल जाना पड़ा और 3 की उसमें से डेथ हुई। अगर हम इटली की बात करें तो वहां जो है 343 लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ और 7 की डेथ हुई। 7 में से 4 जो थे वो थैलेसीमिया मेजर थे, 1 थैलेसीमिया इंटरमीडिया और 2 सिकल सेल डिजीज के पेशेंट थे। फिर वहां जो वैक्सीन लगाई गई करीब 540 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, 544, 47% थैलेसीमिक्स को वहां वैक्सीन लग चुकी है, और उसमें से 93.6% को एस्ट्राजेनेका लगी है और 6.4% जो है फाइजर बायोनटेक लगी है, यानी काफी लोगों को एस्ट्राजेनेका ही लगी है। अब देखना यह है कि पोस्ट वैक्सीनेशन क्या क्या साइड इफेक्ट हो, जो कि हमारे बच्चों में या हर किसी के लिए कोई भी वैक्सीन जो लगाने जा रहा है उसके मन में डर होता है कि वैक्सीन के बाद क्या हो सकता है। कुछ तो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा बच्चों को डीपीटी इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे ही आप टेटनस से भी कई बार हो जाता है। वहां थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, गर्मी लग सकती है, हल्का सा रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, टेंडरनेस, हाथ लगाने पे दर्द होगी या ब्रूसिंग हो सकती है जहाँ की इंजेक्शन लगा हुआ है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, ये किसी भी इंजेक्शन से और खासतौर से वैक्सीन से बहुत कॉमन है। इसके अलावा थकावट होना, काम करने को मन नहीं लगना, किसी किसी में चिल्स आना, हेडेक होना, या नोजिया है, ज्वाइंट पेन है, माइल्जिया, मसल एक है, ये भी एक कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि ज्यादा सीरियस नहीं है। जो अनकॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें है एक एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी तो जैसे कोई भी दवाई कर सकती है, इसलिए वैक्सीन भी एलर्जी कर सकती है। डिजीनेस, नोजिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी महसूस हो सकती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, एकदम पसीना आना है, और ये अक्सर देखा गया है कि ये दूसरी डोज के बाद ज्यादा होता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दैट गेट्स किक्ड ऑफ एंड एंटीबॉडीज आर जनरेटेड फास्ट। जब एंटीबॉडी जल्दी बनती है तो ये ज्यादा होने का चांस रहता है। एब्डोमिनल, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, थकावट है, सिकनेस, ये सब फीलिंग हो सकती है। एक चीज और है कि इसमें कई बार लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं।
मैंने खुद फर्स्ट ये भी केस देखा, मैं भी डिस्कस करूंगा आगे। और इचिंग हो सकती है, स्किन रैशेस, ये भी किसी भी दवाई से, इंजेक्शन से बहुत कॉमन है। अब देखा है कि अगर ये साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या किया जाए। तो सबसे कॉमन जैसे बताया, पेन, टेंडरनेस, फीवर, इसके लिए अक्सर हम डोलो, पैरास्टामोल, क्रोसिन यूज करते हैं। लेकिन देखा गया है कि मेफ्टल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं बजाय पैरास्टामोल से। तो अगर हम मेफ्टल देते हैं, स्वेलिंग भी जल्दी रिड्यूस होती है और फीवर भी जल्दी कम होता है। और अगर हाई एलर्जी है, इचिंग है, तो इसके लिए हम एंटी एलर्जिक जो अक्सर लोग, या मोन्टेलुकास के साथ मॉन्टर एलसी है, फिक्सोफेन, हिस्टाफिन है, एलेग्राम है, इस तरह के कई दवाइयां आती हैं जो यूज की जा सकती हैं उसको, इचिंग को, एलर्जी को दूर करने के लिए। एक चीज और ध्यान देने की, अगर जो फीवर 2 दिन के बाद होता है और 2 दिन से ज्यादा चलता है, तो आपको शक होना चाहिए कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। अब ये कोविड तो नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए। पहली बात तो अगर फीवर लंबा चलता है, आप अपने आप को अलग कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए और अपना आरटी-पीसीआर कराइए। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन से कोविड हुआ आपको। हो सकता है वैक्सीन से पहले आपको कोविड शुरू हो रहा हो, आपको वैक्सीन के बाद प्रेसिपिटेट हो गया, या जहां वैक्सीन लगाने गए वहां आपको एक्सपोजर हुआ, आपने सही ढंग से ध्यान नहीं दिया, हाथ नहीं धोए, मास्क नहीं पहना, तो वहां से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका फीवर 2 दिन से ज्यादा चलता है, तो आप अपना कोविड इन्फेक्शन जरूर चेक करिए और आरटी-पीसीआर चेक करिए। अगर नाउजिया, वॉमिटिंग होता है, तो सबसे अच्छा है रेंटेडिन, फैमोटिडिन, डोमपेडान दे सकते हैं, उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए अच्छा पानी पीजिए, फ्लूइड पीजिए, ओआरएस लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, आप जूसेस ले सकते हैं ताकि उसको जल्दी से पानी को कवर किया जा सके। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिजनेस होती है, तब आपको घर में नहीं बैठना है, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कहीं पर दिखाना है, कि उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, घर में बैठ के इलाज नहीं करना चाहिए। एनलार्ज लिम्फ नोड्स, मैं खुद जो अभी एक केस देखा, जो हमारे काफी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सुप्रा क्लेविकुलर एक लिम्फ नोड था, काफी इट वाज टेंडर एंड पेनफुल। यूजुअली हम ये देखते हैं कि कैंसर के अंदर, तो ये अक्सर लोगों को डाउट हो जाता है कहीं ये लिम्फ नोड कैंसर तो नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन के ऊपर आया है, यू मस्ट वेट इट, इतनी जल्दी घबराने की बात नहीं है। आप कोल्ड कंप्रेशन लगाएंगे, उससे वो स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, टेंडरनेस ठीक हो जाएगी। तो उसको एकदम जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली एफएनएसी या बायोप्सी करा के उसको टेस्टिंग किया जाए। जस्ट वेट एंड वॉच। और जनरली वैक्सीन लेने के बाद हाइड्रेशन लें, अच्छी तरह सोए, खाना अच्छा बैलेंस मील लें, और अपने वर्किंग आवर्स को भी लिमिटेड रखें, बहुत ज्यादा एक्सर्ट ना करें, और ज्यादा कॉफी और अल्कोहल तो नहीं लेना चाहिए बिल्कुल जी। फिजिकल स्टर्टनेस एक्सरसाइज, जैसे लोग एकदम साइकिलिंग शुरू करते हैं या जिम जाते हैं, वो कुछ दिन तक अवॉइड करनी चाहिए। एक और होता है, लोगों को अक्सर वैक्सीन लेने से पहले और बाद में डर लगता है। पहली बात तो ये है कि अगर जब ये सब आप समझ जाओगे तो डर नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, तो वो अपने डॉक्टर से मिलके कोई एंजियोलाइटिक ड्रग जो है, वो इंजेक्शन लेने से पहले, एक दिन पहले रात को या उस दिन सुबह या रात को ले सकते हैं, ताकि जो डर वाली फीलिंग है वो जो हो उनको ना हो। इसके अलावा किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर है, वो हर हालत में वैक्सीन लगाने से पहले अपना कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स ना आए। एक चीज और देखिए कि एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, जहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसके अंदर एक पॉलीसॉर्बेट 80 जो है, वो प्रिजर्वेटिव है। तो यही प्रिजर्वेटिव जो है कुछ इंजेक्शन से पाया जाता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर थी, शी वाज एनेस्थेसिस्ट, तमिलनाडु के अंदर एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी। उसने वैक्सीन लगाया, घर आई, उसको काफी पेन हो रहा था, मसल पेन हो रहा था। उसके डॉक्टर, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन में भी जो पॉलीसॉर्बेट 80 था, तो वो उसका एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ, तो उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेसिस हो सकता है कि उसको क्योंकि वैक्सीन दिया गया था, उसके बाद से उसको सेम प्रिजर्वेटिव गया, उसके हो सकता है रिएक्शन हुआ हो। देयर मे बी एनी अदर रीजंस एज वेल, बट क्योंकि वो 2 दिन के, 1 दिन या 2 दिन के अंदर हुआ, तो पहला शक जो है वैक्सीन के ऊपर जाता है। इस तरह फाइजर ने भी कहा है कि उनका जो प्रिजर्वेटिव है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, वो कहते हैं कि अगर ये इससे आपको एलर्जी है तो आप हमारी वैक्सीन नहीं दीजिए। अब ये कुछ कॉमन चीजें हैं। अगर आपके कोई किसी किस्म की एलर्जी है हल्की, कोई इनहेलेंट, मतलब जैसे डस्ट की एलर्जी होती है, परफ्यूम की एलर्जी होती है, डिओ से एलर्जी होती है,
या कोई लोकल आपको एलर्जी करती है कोई चीज, स्किन रिएक्शन हो जाते हैं, या आपको कोई दवा से जैसे ब्रूफेन से एलर्जी होती है, एस्प्रिन से एलर्जी होती है, अगर इस तरह से एलर्जी है कोई, या इवन हल्का अस्थमा है, तो जो कंपनी की पहले मैं बात करूंगा, जो कंपनी है वो तो कहती है कि कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल गाइडलाइंस के अंदर आप इसको वैक्सीन दे दीजिए और 15 से 20 मिनट के वेट करने के बाद आप जा सकते हो। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होने के नाते कुछ बातें कहना चाहूंगा। जिसको एलर्जी है, तो जैसे मैंने पहले आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन कुछ बताई हैं, बट आई एडवाइज टू माई पेशेंट, दीज आर नॉट गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड दीज आर नॉट कंपनी प्रोफाइल और कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल। मैं अपनी तरफ से जो करता हूँ बता रहा हूँ आपको, कि उसको हम एक दिन पहले ही एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे देते हैं और वैक्सीन जाने से पहले भी एक डोज दे के और रात को एक डोज देते हैं। उससे काफी हद तक जो है उसको एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते और प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज, अगर अस्थमा की बात करें, तो जो लोग इनहेलर यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीकॉट इनहेलर है, ब्यूडोसिनाइड है, या सेरोफ्लो है, फोरोकाट है, जो लोग इनहेलर यूज करते हैं वो इनहेलर उनको पहली बात बंद नहीं करना चाहिए। और जो ऑफन यूज करते हैं, कभी कभी इनको जरूरत पड़ती है, तो मेरी अगेन मैं कहूंगा इसे पर्सनल एडवाइस कि वो वैक्सीन जाने से पहले इनहेलर लेके जाएं, और अगर रात को भी थोड़ा सा भी जरूरत पड़ती है तो शाम को भी इनहेलर ले लें, और अगर 2-3 दिन यूज कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं, उनको मेरे हिसाब से यूज करना बेटर है। अब सेकंड आती है कि अगर एलर्जी ज्यादा है, किसी को एकदम एनाफाइलेक्सिस हो गया है या बहुत सीवियर रिएक्शन हो गया है, तो उसके लिए एडवाइस दिया जाता है कि वो किसी भी एलर्जी स्पेशलिस्ट, पहले तो बात यह है कि वो ओपीडी में कहीं भी इंजेक्शन ना लगाए, दे शुड टेक वैक्सीन ओनली एट ए हायर सेंटर, वो भी ऐसा सेंटर जहां एलर्जी स्पेशलिस्ट हो। उसको क्या करते हैं, एंटी एलर्जी के कवर में, या कई बार उसको एड्रेनलिन के कवर में या स्टेरॉइड्स के कवर में उसको लगाते हैं। वो केवल और केवल एलर्जी स्पेशलिस्ट की केयर में ही इंजेक्शन वैक्सीन ले, अदरवाइज उसको नहीं लेना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है, अगर किसी को फर्स्ट डोज से रिएक्शन हो गया है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की है या कल को मैसेंजर आरएनए वाली आ रही है, तो वो उसको दोबारा वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। वो सेकंड डोज ही मस्ट अवॉइड, सेकंड डोज ना ले, फर्स्ट डोज से भी इम्यूनिटी जो बनेगी दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज सेकंड डोज विल बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए स्केरी न्यूज काफी आप लोगों ने देखी होगी। ये था 180 डेथ्स आफ्टर कोविड-19 जैब्स टिल मार्च 31, और उसमें भी 75% विद इन 3 डेज। तो इन लोगों से जब ऐसी न्यूज आती है तो नेचुरली हमें डर लगता है कि हम वैक्सीन लगाए या ना लगाए। मैं कुछ और डाटा देना चाहूंगा। हाँ, ये एक और है, ये मिड मार्च तक की स्टडी है, जिसमें कि एक 124 लोगों की डेथ हुई। उसमें अलग अलग टाइम लिखा है, 3 दिन से कम टाइम के अंदर 93 लोगों की डेथ हो गई। 4 से 7 दिन में 18 लोगों की, 8 से 28 दिन में 11, और 28 के बाद नहीं हुई। और 124 डेथ देखी गई। 305 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जो है 63 लोगों में अदर सीवियर रिएक्शंस देखे गए। ये मिड मार्च तक का है डाटा है। इसके अलावा नॉर्वे के अंदर ये बहुत आपने सुना होगा, 29 डेथ्स हुई। वो जो है, जो केयर होम में जो ओल्ड एज होल्ड होते हैं वहां पर 75 ईयर से जो बड़े लोग थे उसमें 29 डेथ थी, और फिर उन्होंने वह वैक्सीन कुछ दिन के लिए हॉल्ट कर ली थी। पुर्तगाल में एक 41 ईयर ओल्ड की डेथ हुई। अगर हम यूके की बात करें, 79 लोगों में क्लॉट्स देखे गए, और 19 के अंदर जो है ब्लड क्लॉट से डेथ हुई। जब आज 21 का फिगर है, हालांकि वो कहते हैं ये 20 मिलियन डोजेस के बाद हुआ है। और क्लॉट की बात की जाए तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख में से 4 में क्लॉट हुआ, और 10 लाख में से 1 में डेथ हुई। और 22 केस ऐसे हुए जिसके अंदर की ब्रेन में क्लॉट देखा गया। ये यूके का डाटा है। और जर्मनी के अंदर 31 लोगों के अंदर ब्रेन क्लॉट हुआ, और उसमें 9 लोगों की डेथ हुई 2.7 मिलियन डोजेस के बाद। ये और इसमें भी एक देखा है कि जो लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स एंड रेयर एंटीबॉडीज इन द ब्लड लिंक टू अदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जिनमें प्लेटलेट लो था उसमें कुछ अदर एंटीबॉडी की रिएक्शन से ऐसा देखा गया। हालांकि हम ये देखते हैं कि बहुत कम है, लेकिन अगर हम अपने घर की बात करते हैं, कोई भी अगर इश्यू आता है, मान लो
हम कोविड की बात करते हैं, अगर आज की डेट में 4000 डेथ हुई है एक दिन के अंदर, लेकिन चाहे पूरे 137 करोड़ में से या अगर मान लो 4 लाख में से 4000 डेथ हुई है, तो हमारे घर के लिए तो वो 100% है। वो डाटा आंका सिर्फ अखबार के लिए या सरकार के लिए है, लेकिन अपने घर में जब देखते हैं तो वो एक हमारे लिए 100% होता है। नेक्स्ट। अब एस्ट्राजेनेका जो है अपने इस जो ब्लड क्लॉटिंग की जो साइड इफेक्ट है उसको वेरी रेयर साइड इफेक्ट के नाम से बताते हैं, एंड इट गिव्स न्यू गाइडलाइंस। दे से 1 in 1 lakh people may develop very unusual, again ये यूज द वर्ड यूज वेरी अनयूजुअल, ब्लड क्लॉट्स विद लो प्लेटलेट, और उसमें से 1 in 5 टाइप, 5 में से 1 की डेथ हो जाती है। ये एस्ट्राजेनेका के स्टेटमेंट है। एंड मोस्ट पीपल हु गेट डिजीज, और इनको जो है विद इन 14 दिन के अंदर जो है वैक्सीन के अंदर ये साइड इफेक्ट देखा गया, और उनके हिसाब से सेकंड डोज के बाद ये क्लॉट होने का चांस बहुत कम होता है और यंगर लोगों में ज्यादा होता है। इफ यू आर इन ब्लड, अगर उसको ये भी कहते हैं कि अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्राल है, या और एसिट्रोम है, बहुत लोग दवाई लेते हैं, तो वो कंटिन्यू करके ले सकते हैं। ये भी है कि जो अगर आपका प्लेटलेट काउंट 30,000 से ज्यादा है तो उनको वैक्सीन लेने में कोई खतरा नहीं है। और इसको मैं आज ही हमारा इससे पहले सेशन था और डॉक्टर मेमन चंडी ने इसको रिपीट किया कि अगर आपको 20-30,000 से ज्यादा प्लेटलेट काउंट है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो आईटीपी हो या थैलेसीमिया के अंदर हाइपरस्पेरिज्म में हम देखते हैं साइटोपिनिया हो जाता है। तो अगर ये काउंट से ऊपर है तो इट इज बेटर टू टेक वैक्सीन देन नॉट टू टेक। कोविड-19 में आल्सो कॉज क्लॉटिंग। अब ये जो एस्ट्राजेनेका वाले कहते हैं ये क्लॉट होता है, क्लॉट तो इंफेक्शन से भी होता है, वो हम देखते हैं। इट इज द ओनली प्राइमरी क्लॉटिंग जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या बाद में हार्ट अटैक देखा गया है या स्ट्रोक देखा गया है। तो दे से कि द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फार आउटवे द रिस्क। अब ब्लड क्लॉट होने से आपको पैसे पता लग गया सिम्टम क्या होते हैं कॉमन। एक तो ब्रेथलेसनेस है, सांस का फूलना, पेन इन चेस्ट और स्टोमक। तभी आपको कहा गया था कि अगर आपको ब्रेथलेस है, चेस्ट पेन है, फौरन हॉस्पिटल जाइए। स्वेलिंग और कोल्डनेस इन द लेग, स्वीयर और वर्सनिंग हेडेक पर्टिकुलरली 3 और मोर डेज। अगर को बहुत ज्यादा हेडेक है और 2-3 दिन से लंबी चल रही है और तेज हेडेक है तो आपको वहां दिखाना पड़ेगा, क्लॉट हो सकता है। ब्लड विजन है, कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सीजर यानी कि फिट पड़ रहे हैं, दौरा पड़ रहा है, या कोई ब्लीडिंग ऐसी हो रही है जहाँ की इंजरी नहीं है लेकिन स्किन के नीचे आपको लग रहा है कुछ रैशेस आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स लग रहे हैं, ब्रूसेस हैं। अगर इनमें से कुछ ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है कि शायद आपको क्लॉट बन रहा है, तो आप उस तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अब आयरलैंड ने एस्ट्राजेनेका ऊपर अपनी क्या एडवाइस दी है उसको देखते हैं। आयरलैंड कहते हैं कि यू शुड नॉट टेक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इफ यू आर अंडर 50 years ऑफ एज, जो कि एस्ट्राजेनेका ने खुद कहा है कि यंगर लोगों में पाया जाता है, बड़े में नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरी रिस्क ऑफ अनयूजुअल ब्लड क्रॉस विद द लो प्लेटलेट आफ्टर वैक्सीन। और वो कहते हैं कि यू विल बी ऑफर्ड ए डिफरेंट वैक्सीन। अब यही चीज हम कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों में जहां दिक्कत होगी तो हम मेरे पास जो दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है उसके लिए हम थोड़ा सा एडवोकेट करना चाहेंगे। इसी में आगे जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा, और इन्होंने भी अब काफी हद तक बीच में अपना वैक्सीन जो है होल्ड किया था इसका एस्ट्राजेनेका का, और उन्होंने भी कहा है कि आप ओल्डर पीपल यूज कीजिए और एस्ट्राजेनेका को यंगर में मत यूजिए। और आयरलैंड ने तो कहा है, क्लियर कहा है, बिकॉज देयर आर अदर वैक्सीन अवेलेबल। Ireland National Immunization Advisory Committee recommends that people under 50 should not get AstraZeneca vaccine. इसके अलावा उन्होंने कहा मना किया, if they have had severe allergic reaction to any of the ingredients in the vaccine, including polysorbate 80, जो मैंने आपको पहले बताया है. Number 2, had an unusual blood clot with low blood platelet after your first dose. अगर फर्स्ट डोज के बाद ब्लड क्लॉट बने हैं तो आप सेकेंड डोज नहीं लीजिए, और अगर आपको सीवियर रिएक्शन हुआ है पहली डोज से तभी आप सेकेंड डोज नहीं लीजिए. एंड अगेन, इफ यू हैव हैड इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन टू एनी वैक्सीन, आपको पहले कभी भी किसी भी वैक्सीन से या किसी भी इंजेक्शन से रिएक्शन हो चुका है तो आप वैक्सीन लेने से पहले
अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। ओके, अब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं। थैलेसीमिया में यह है कि एक तो दो कहते हैं स्प्लीनोमेगली। हमारे कई बच्चों को खासतौर से इंटरमीडिया में जब ब्लड नहीं मिलता तो उसको स्प्लीनोमेगली हो जाती है, उससे टीएलसी डीएलसी प्लेटलेट कम हो जाती है। तो उस लो प्लेटलेट में थोड़ा ध्यान रखना है, पर जैसे मैंने अभी पहले बताया और डॉक्टर मेहमद चंडी ने आज ही कंफर्म किया है, अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 30,000 से अबव हो तो आपको रिस्क नहीं है, आप ले सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए अगर मैं कहूंगा कि ये मैं वैक्सीन का चैप्टर यहाँ रखना चाहूंगा, क्योंकि जिन लोगों को स्प्लीन का ऑपरेशन हो जाता है उसमें थक्का जमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है बहुत ज्यादा होने का चांस होता है, और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से भी ये होता है। तो पहली तो मैं ये राय देना चाहूंगा कि या तो वो दूसरी वैक्सीन लें, कोवैक्सीन लें, और अगर उनको वो कोवैक्सीन नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट जो है एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर, जैसे हम एस्प्रिन देते हैं, एक जो हमारे कार्डियक केस होता है, किसी को हार्ट एमआई के बाद, हार्ट अटैक के बाद या बचाने के लिए एस्प्रिन दी जाती है, दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि उनको या तो कोवैक्सीन ले, अगर कोविशील्ड लेनी पड़ जाए तो वो पहले से जो है एस्प्रिन स्टार्ट करके, और काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि ये हालांकि जो एस्ट्राजेनेका वाले तो कंपनी तो कहती है 14 डेज, लेकिन हमने महीने तक भी देखा है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर कोविशील्ड ले तो वो 1 महीने तक भी एस्प्रिन लेते रहे तो कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी हमारे जो स्प्लेटिव जिनकी हो जाती है उनका प्लेटलेट काउंट काफी हाई रहता है, तो अदरवाइज भी हम उनको जैसे पेंटिन प्रोफाइलैक्सिस है, पेंसिल प्रोफाइलैक्सिस है और एस्प्रिन देते हैं, और लोग बच्चे अपने आप छोड़ देते हैं। मेरे अभी पिछले दिनों में कई बच्चों से बात हुई कि वो 6, 7, 8 लाख भी प्लेटलेट होने के बाद भी वो एस्प्रिन नहीं ले रहे हैं, तो दे आर इनटू रिस्क, दे शुड टेक एस्प्रिन। दूसरा ये हार्मोन्स, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हालांकि यहाँ कंपनी नहीं मानती, कंपनी के हिसाब से कि अगर आप जो फीमेल्स हैं अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, तो वो कहते हैं कि वो कंटिन्यू रख सकती हैं। हमारे कई थैलेसीमिया पेशेंट स्पेशली फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी इस तरह की दवाई लेती हैं जिसमें ईस्ट्रोजन होता है, और ईस्ट्रोजन से भी थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो हम, मेरा ये मानना है, मैं अगेन कहना चाहूंगा, ये सरकार की ना गाइडलाइंस है ना कंपनी की है, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा होता है, चाहे किसी पे भी होता हो, जैसे ये अभी लिखा है आगे, इफ ए वुमन वाज नॉट टेकिंग पिल हर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट वुड बी अबाउट 2 in 10,000। 10,000 में 2 रिस्क था, अगर वो पिल ले रही थी तो 5 to 10 यानी कि 5 गुना बढ़ जाता है। जब 5 गुना उसका क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है तो हम अपने बच्चों को क्यों रिस्क लें। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर जो बच्चे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं वो अगर कोविशील्ड ना लेके कोवैक्सीन ले तो वो अच्छा रहेगा, और अगर जरूरी लेना है तो यह कोई हमारे बच्चों में जरूरी भी नहीं है कि वो 2-3 महीने अगर मेंसेस रुक भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन स्टॉप द पिल्स फॉर 2-3 months एंड टेक द वैक्सीन एंड दे कैन स्टार्ट आफ्टर द सेकंड 1 month आफ्टर सेकंड डोज। स्प्लीनोमेगली, स्प्लेटमी और क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन आयरन, ये सब जो चीजें हैं आपको पता ही है, इम्यून रिस्पॉन्स कम करती हैं, इसलिए इनको वैक्सीन लेनी चाहिए। दूसरी चीज एक और है, किसी भी वैक्सीन का आपको पता है कि 100% कुछ नहीं होती। जो हमारे यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये करीब 70 to 80% बताया गया है, हालांकि स्पुतनिक और मैसेंजर आरएनए और कोवैक्स नोवावैक्स वालों ने 90+, 92.5 बताया है। ये पहली बात, तो किसी के लिए भी 100% नहीं है। दूसरी बात, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनमें, या इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां जिन पे चल रही हैं उनमें वैसे भी रिस्पांस इम्यूनिटी का कम आता है, उनमें एंटीबॉडी कम बनती है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारे थैलेसीमिया बच्चों में उतनी इम्यूनिटी नहीं आएगी जितनी कि एक नॉर्मल के अंदर आती है। तो इसलिए जो है उनको और भी आगे ध्यान रखना है, मैं उस पॉइंट पे भी आगे आऊंगा। ये तो इंजेक्शन कहाँ कहाँ लग सकते हैं, दिल्ली सरकार ने ये रखा था कि 11 सेंटर बनाए हैं जो स्पेशल, जो डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं वो इन सेंटर में जाके प्रायोरिटी के ऊपर अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ, ये एक आज की न्यूज है, नो डेथ रिपोर्टेड इन दोज इन्फेक्टेड विद कोविड-19 आफ्टर वैक्सीनेशन, सेज एम्स स्टडी। एम्स की ये स्टडी आई है कि जिन्होंने 2 डोज ले लिया, पूरा वैक्सीनेशन हो गया, उनके अंदर डेथ नहीं पाया गया।
आई एम वेरी सॉरी टू से मैं इस पे भी डिफर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक आपको वैसे मैं तो 2-3 एग्जांपल को मालूम है मेरे को, लेकिन एक एग्जांपल जो आप सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने दोनों डोज ली थी और उसके बाद उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कहाँ पर कैसे है मैं नहीं कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी, मतलब मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन ये डेथ हमारे सामने है डॉक्टर के अग्रवाल की। कारण कुछ भी रहे हैं, लेकिन 2 वैक्सीन उन्होंने लिए थे और उसके बाद कोरोना हुआ और उनकी उसके बाद डेथ हुई। अब इन समरी क्या WHO क्या कहती है कि इम्यूनाइजेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एन इंडिस्पेंसेबल ह्यूमन राइट। It's also one of the best health investment money can buy. Vaccines are thus critical to the prevention and control of infection disease outbreaks. They underpin global health security and will be a vital tool in the battle against antimicrobial resistance. So take it as soon as possible. मैं पूरी तरह इसके फेवर में हूँ, सबको ही वैक्सीन लेनी चाहिए। लेने के लिए सिर्फ 2 बातों में जोर जरूर देना चाहूंगा। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम कोवैक्सीन ले, हमारी इंडियन वैक्सीन है, उसमें ये वाले साइड इफेक्ट नहीं है जो कोविशील्ड के अंदर है। और अगर कोविशील्ड लेनी है तो जो प्रिकॉशंस मैंने बताई आपको, मेरे हिसाब से वो अगर फॉलो की जाए तो हमारे बच्चों में वो प्रॉब्लम्स आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इवन आफ्टर यू आर वैक्सीनेटेड, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आपके अंदर एंटीबॉडी पहले तो हर एक का इतनी अच्छी नहीं बनती, फिर थैलेसीमिया के अंदर और बनने का चांस कम है। सो इवन आफ्टर यू आर वैक्सीनेटेड, continue to follow public health advice on how to stop the spread of COVID-19। और इसलिए बार बार कहा जाता है वैक्सीन से पहले भी और बाद में भी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का जरूर इस्तेमाल करें ताकि हमारे को कोविड इन्फेक्शन ना हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का ये आजकल के टाइम में ये सबसे कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे रिगार्डिंग वैक्सीन, जिनको आपने बड़े विस्तार से, बड़े एलैबोरेट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैसेज यही है कि हम सबको वैक्सीन लेनी है। 18 साल से अबव जो भी हैं अपने आप को रजिस्टर करें, अपना जब भी स्लॉट उनको मिलता है वो वैक्सीन जरूर लें, और जो प्रिकॉशन सर ने बोले हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखें। और वैक्सीन के साथ होने वाले जो भी छोटे मोटे कोई साइड इफेक्ट्स हैं उनके भी निदान डॉक्टर साहब ने बता दिया है, और जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड नाउ ओवर टू संगीता जी। डॉक्टर परवीन ओके। On behalf of Sanjeev and myself, I'd like to thank all the distinguished speakers for giving such excellent talks. I'm sure a lot of people have learned a lot of things. There are some questions that we will take now, if the organizers permit, because there is time, we have overshot time. 10 minutes. 10 minutes. So is Ma'am Srivastava here? There is a question, not really a question, but something to be brought to our attention. Ma'am Vinita, are you here? Then I have a Mr. Avesh Riaz Bhai. Dr. Arora, he wants to know that he's hepatitis B surface antigen positive. Can he take the vaccine? Yes, certainly. He must take it. द्रोण मेहता और जया पूछ रहे हैं कि थैलेसीमिया बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, जो आपने बता दिया लगाना चाहिए, लेकिन कहाँ और कब? वो तो जो जहां उनके वैक्सीन सेंटर जहां अलॉट होगा वहां लगाइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर वहां पर रश है तो आप बेशक बाहर वेट कर लीजिए, अंदर मत जाइए, डबल मास्क लगा के जाइए। और आप देखिए कि वहां पर जो आपका स्टाफ है वहां का, उसने भी पूरी मास्किंग की हो ताकि आप वहां वैक्सीन लगा कर जाओ, वहां से इन्फेक्शन मत लेके आइए। Dr. Chaudhary, this question is for you, even though it is not linked to the topic today. भावना भोजवानी पूछ रहे हैं कि how do I increase the transfusion interval or gaps? Is there any way in which I can have less transfusions? Dr. Chaudhary? सर आप अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट करो सर। डॉक्टर चौधरी प्लीज अनम्यूट। Unmute. होस्ट कर सकता है।
होस्ट भी कर सकता है गेस, अगर नहीं हो रहा है उनके यहाँ से ना। नहीं वो नहीं हो रहा, नहीं हमारे से नहीं हो रहा, वही होगा। शिवांगी इनको अनम्यूट कीजिए। ये एक कॉर्नर में होगा सर। सर ये डॉक्टर left साहब को hand- खुद ही करना पड़ेगा सर। हाँ खुद ही करना पड़ेगा। सर लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए। नीचे होगा सर। हाँ जी सर। तब तक नेक्स्ट Left side क्वेश्चन पे ले नीचे लीजिए, होगा नेक्स्ट सर। क्वेश्चन ले जब लीजिए। तक दूसरा क्वेश्चन पूछ। हाँ जी, ये क्वेश्चन डॉक्टर चौधरी ना डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? संदीप कुमार पूछ रहे हैं, वे जो लेडी हैं उनकी जो वाइफ है वो कह रही है मेरे हस्बैंड जो हैं वो हीमोग्लोबिन ई थैलेसीमिया है उनको, वो और मेरे को थैलेसीमिया मेजर है। वो जानना चाहते हैं कि हम बच्चा पैदा कर सकते हैं और इस बात के लिए कहाँ जाना चाहिए? देखो ऐसा है कि एक मेजर है, एक माइनर समझ लीजिए, इंटरमीडिएट और ये HbE है, तो आपके 50% चांस मेजर होने का चांस है। तो अगर हम आइडियल प्रैक्टिकल बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन ये डिसीजन आपको ही लेना है। क्या आप 50% उसको रिस्क ले सकते हैं कि 50% चांस है मेजर होने का, आप कितनी बार उसको, या फिर आप दूसरा एक और है PGD से हम बोलते हैं, प्री गैस क्या कहते हैं गैस्टेशन जो उसका डायग्नोसिस वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हो सकता है कि आप जो है उसको एम्ब्रियो को टेस्टिंग करके उसमें जो आपका बच्चा नॉर्मल होगा वो इम्प्लांट किया जाएगा यूट्रस के अंदर, वो नॉर्मल होगा। एक तरीका ये हो सकता है। Thank you, sir, for that. There are certain concerns that people have, and I think मैं बता देती हूँ यहाँ पे, which can be brought to the notice of Ma'am Vinita, whoever will be seeing her next. Dr. विवेक जैन है मध्य प्रदेश से, वो कह रहे हैं कि हमें होल ब्लड मिलता है, अभी तक कंपोनेंट्स नहीं मिलते। यही बात एक विजय परमार कह रहे हैं कि हमें कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं और हमारे बच्चों को होल ब्लड दिया जाता है। In my mind, this is a serious issue which should be addressed and brought to the notice of ma'am so that she can look into this. So maybe Dr. Arora next time Hello. we'll meet her. नहीं Am वनीता I जी हम audible? वनीता Am जी I- है, she is there. हाँ, Yes, yeah, ma'am. I just wanted to tell you कि because components का सभी जगह प्रोविजन किया जा रहा है, बट छोटी जगहों पे प्रोविजंस नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए स्टोरेज की बात मैंने कही थी कि स्टोरेज में कंपोनेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है? So because see, putting up a component separation unit at one place and then distributing it to the storage center is a better idea rather putting so many component units. एक तो आपके वो बच जाते हैं, प्लस प्रोसेसिंग किस लेवल की है वो भी नहीं पता है। तो मैंने अभी मध्य प्रदेश की ट्रेनिंग तो कराई थी और उनको 11 जिलों के कंपोनेंट्स पहले मिले थे और 11 और मिल चुके हैं, तो 22 जिलों में कंपोनेंट्स की बात है। तो मेरा ख्याल इस साल के एंड तक कंपोनेंट्स बन जाने चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है इस साल के एंड तक कंपोनेंट्स का काम हो जाना चाहिए। या तो ये होगा और या फिर अगले साल के मार्च तक कुछ ना कुछ अच्छे दे, क्योंकि ऑलरेडी दिस हैज 11 तो बन चुके हैं, 11 और प्रोसेस में है। Thank you, ma'am. डॉक्टर Am चौधरी I audible? Yes, Dr. yes, Soti? Yes. Dr. Chaudhary, there is question for you. भावना भोजवानी पूछ रही हैं, how to increase the transfusion interval or gaps so that she receives less transfusions? देखिए ब्लड तो आपको चढ़ाना ही है, 10 ग्राम आपका टारगेट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके थैलेसीमिया म्यूटेशन क्या है, और उनमें कई हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिससे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एल्यूमिनाइजेशन हो चुका है, वी हैव टू गिव ए प्रॉपर क्रॉस मैच ब्लड। अगर किसी का ऑलरेडी हाइपरस्प्लेनिज्म हो चुका है तो उसको हम स्प्लेनेक्टमी करके, ऑपरेशन करके स्प्लेन निकाल दी जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और अगर ये हमें ये भी देखना है कि उस पेशेंट को थैलेसीमिया मेजर है या इंटरमीडिएट, किसी म्यूटेशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल ड्रग लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया, सर्टेन अदर ड्रग्स व्हिच कैन इंक्रीज द HbF लेवल कैन रिड्यूस द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट। तो मेरे हिसाब से बेस्ट इनको ये है कि अपने हेमेटोलॉजिस्ट जहाँ पे ये ब्लड लगवा रहे हैं उनसे डिस्कस करें और पूरी पोजीशन को, बच्चे को एनालिसिस किया जाएगा और क्या हम उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट को कुछ कम किया जा सकता है, कुछ मेथड्स हैं या नहीं है। ये जनरल बताना, इसके ऊपर इनके क्वेश्चन को आंसर देना मुश्किल है।
मेरा एक सवाल, could you ask मेरा एक प्रश्न मिसेस श्रीवास्तव, can thalassemics be included on a priority for immunization? Like disability Ma'am is Srivastava. प्रायोरिटी सर कौन सी? vaccination for Oh, thalassemia. Priority for vaccination at the national level. Yes. Is हाँ, ma'am priority for 18 to 45 के बीच में. here? We'll wait for her to answer. सर In the दिल्ली में तो है. meantime, in the meantime, there is a question from Gurpreet Singh. My mother is an ILD patient. Her lungs are not that much strong, and she's been prescribed oxygen machine. It's been 5 years. She's taking oxygen from her concentrator. So will it be good for her to take the vaccine? Would Dr. Arora like to answer that? I think then he has to consult his treating physician. Yes, because But not vaccine- only, because we have certain situations in which you need to have individual decisions. Because we also know in thalassemia, since treatment is also tailor-made, sometimes these decisions have also been tailor-made. So it is best if she consults, like Dr. Arora said, need to consult your own physician. Dr. Chaudhary, this is a Yes. question that has been asked many times at many forums, but still being asked today. Are saline washed RBCs safe? Which one? Saline washed RBCs are safe or not? Open Well, method. They are little make safer one, but there is a risk also. A, many centers do not have facilities. B, अगर सेंटर की फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो कंटेमिनेशन का भी रिस्क है, सेप्सिस का इन्फेक्शन का है. और ये तब हम उन लोगों को करते हैं जबकि ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड भी अगर बच्चे नहीं टॉलरेट कर पाते हैं और एलर्जी, लेट अस से इम्यूनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, उन सिलेक्टेड केसेस में अच्छे सेंटर पे जहां फैसिलिटीज हैं, दिस शुड बी यूज्ड. नॉर्मली मैं जहां सेंटर में फैसिलिटी नहीं है, अगर हम दूसरे तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, सेलाइन वॉश ब्लड आई विल नॉट रिकमेंड, बट डिपेंडिंग अपॉन अगेन इंडिविजुअल एंड सेंटर फैसिलिटी, और जहां पे वो इलाज कर रहे हैं ट्रांसफ्यूजन, उसके सेंटर के ऊपर डिसीजन छोड़ना चाहिए. और उसकी जो रिक्वायरमेंट है इन मोस्ट सेंटर्स रही नहीं है most of the Yeah, time. mostly they do not. Yes. And one last question to Dr. Arora. In the interest of time, we will not be addressing the rest of the questions, but please stay in touch and Dr. Arora will be able to help you all with some things. Dr. Arora, पूछा जा रहा है कि किसी पेशेंट को कोविशील्ड लगा है और अब ये कंसर्न जो आप बता रहे हैं कि कोविशील्ड से क्लॉट ज्यादा होते हैं, एंड वी नो दैट थैलेसीमिक्स स्पेशली नॉन ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया इज अ प्रोकोगुलेंट इशू, सो उसके सेकंड डोज कोवैक्सीन लग सकती है? नहीं, अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है. आपने सुना होगा इंसिडेंटली कुछ लोगों को ऐसा हुआ है, उनको पहले कोवैक्सीन लगी थी, गलती से कोविशील्ड लग गया. तो अब सरकार ने कुछ कई जगह मल्टीपल डोज का शुरू सोच रहे हैं, बाहर भी शुरू हुआ है मैसेंजर आरएनए और कोविशील्ड का, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई ट्रायल नहीं हुआ है तो कभी रिकमेंड नहीं कर सकते. तो अगर आपको पहली डोज से कुछ मेजर इशू नहीं आया है और अगर आपको स्प्लीन आपकी इंटैक्ट है या कोई और रीजन नहीं है जिससे कि आपको थक्का जमने की प्रवृत्ति हो, तो आप बेफिक्र होकर दूसरी डोज लीजिए. हजारों लाखों लोगों ने लिया, थैलेसेमिक्स ने भी ली है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ले लीजिए. मेरा कहना है मतलब डराना नहीं है. एक जैसे हम 1 मिनट के लिए आप कैल्फर देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं आप टीएलसी डीएलसी प्लेटलेट की जांच कराओ, तो इसका मतलब ये नहीं कैल्फर नहीं ले सकते, मतलब ये कि कैल्फर जरूर लीजिए लेकिन टीएलसी डीएलसी प्लेटलेट ध्यान दीजिए. इसी तरह जो है आप वैक्सीन जरूर लीजिए, लेकिन आपके अंदर टेंडेंसी है तो ध्यान रखिए. Thank you very much. And now on behalf of Dr. Sanjeev and myself, I'd like to thank you for inviting us and giving us this opportunity to work here. Dr. Arora, thank you so much for Thank this you very much. invitation. It's always a pleasure to see you Thank and always a pleasure to interact with patients. So let Sangeeta close it. Sangeeta, Yes. Yeah. I just want to thank the participants because they've also sat so patiently. We are sorry we could not take all the questions, but we'll definitely We'll make an answer it. attempt to get back to you. Thank you very much. Thank you, Dr. Sopti, for joining. Thank you, Dr. everyone. Chaudhary. Thanks for giving me the opportunity for vote of thanks.
And on behalf of National Thalassemia Welfare Society and Youth Thalassemic Alliance, I would like to thanks to all panelists and candidates and patients and parents who are patiently listen to us. And जैसे कि मैम ने कहा कि सर बाद में आपसे कनेक्ट होंगे, so I would thanks to Dr. Praveen Sopti, Dr. VP Chaudhary, Dr. JS Arora, Dr. Sudhi, Miss Vinita ma'am, and I think Dr. Tulika is also there, no? Dr. Madhulika. Shruti Kakkad is also there with us, I think. Thanks, Shruti ma'am, to join with us. Dr. Vinki Rughwani, thanks for your time, and Dr. VP Chaudhary. It was really informative presentation. आपने बहुत कुछ बहुत बारीकी से कवर किया. बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पेशेंट्स लोग पूछते थे वैक्सीन लगाने की पहले कि दीदी आपने लगाया क्या, या हम लगाएं तो क्या लेना है, क्या करना है, और कोई सीबीसी रिपोर्ट्स मुझे भेज रहा है क्या मैं वैक्सीन लगाऊं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप लोग डॉक्टर से बात कीजिए, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट बिकॉज ड्यू टू आई एम अ कोविड काउंसलर, सो आई एम ट्राई माई लेवल बेस्ट. बट आज के प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत सारी नई चीजें जानने मिली, सो थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन. एंड शोभा तुली मैम अभी हमारे साथ नहीं है, बट वो हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन में थी. सो थैंक यू मैम फॉर योर टाइम, एंड थैंक्स एवरीवन, एंड स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. So once again, thanking you. And Dr. Madhulika was also there. I'm thanking to her and as well. Dr. Arora for taking your so much efforts, because आज सुबह से I think इनके Thank you, दो Thank you, webinars थे. Dr. Sopti, Dr. Chaudhary. Thank you everyone. Sanjeev ji. Thank you Lovely everyone. Thank you. meeting, lovely Bye bye. meeting. Okay, thank you. Stay in touch. Bye, ma'am. Thank you. Ma'am, Vinita. Bye. Bye. Bye madam. Bye ma'am. Have a You nice are day. doing